गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से बच्चे अपनी हाजिरी लगा दो। जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ बिल्कुल, सुबह सुबह करो सीए फाउंडेशन की पढ़ाई, इससे अच्छी नहीं अभी कोई हो सकती है भलाई। चलो सुबह सवेरे भाई, सीए की जिंदगी में पढ़ाई पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ाई है ना। जब सीए बन जाएंगे फिर मौज ही मौज है, मौज ही मौज है, रोज ही मौज है। सॉर्टेड है मामला। सारे बच्चे आ गए होंगे, मैं क्लास को स्टार्ट कर दूं फिर? अरे कर दूं क्या स्टार्ट राजे? हाँ सब ओके रिपोर्ट है? ओके चलो दोस्तों, प्रोडक्शन फंक्शन का अपना चैप्टर चल रहा है, लेक्चर नंबर 4 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बच्चे कहीं ना कहीं इसके अंदर मात खा जाते हैं। जो आज का कॉन्सेप्ट है थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो उसको बहुत धैर्यपूर्वक समझना है, बहुत शांति से समझना है। और बीच बीच में मैं आपको मॉड्यूल की रेफरेंस भी दूंगा, तो यहां पर एक बार आप लोगों के लिए मॉड्यूल भी मैं ओपन कर देता हूं। तो जी आगे आपका मॉड्यूल भी, और ये रहा क्लास। ठीक है, ओके 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 ओके। चलो जी भाई, सारे बच्चे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। मेरी आवाज उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को क्लियर आ रही होगी, सब ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया। तो दोस्त देखो, आज की क्लास में जो कराने वाला हूं, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यार ये जो लॉ है इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, राइट। और बेसिकली आप लोगों को पता है कि ये लॉ शॉर्ट रन में काम करता है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन। सबसे पहले शॉर्ट रन क्या होता है वो बता देता हूं राजेश। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहां पर हमारे चारों फैक्टर इनपुट्स में से एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स्ड रहता है। एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने चारों इनपुट को लेकर नहीं चल रहा। बंटी शर्मा, कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, फ्रेश टॉपिक है। मैं आपके सामने चारों फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा, दो फैक्टर की बात कर रहा हूं। मान लो लेबर और कैपिटल, लेबर और कैपिटल। अगर मैंने इन दोनों में से किसी एक को फिक्स रखा है, मान लो ये फिक्स है, तो ये शॉर्ट रन है, राइट। कम से कम एक फिक्स होना चाहिए। तो लेबर और कैपिटल में से मैं एक फिक्स मान के चल रहा हूं। लेबर और कैपिटल कुछ भी तुम फिक्स मान लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ये तो समझाने की जरूरत है, सही है, सॉर्टेड है। आगे चलते हैं, आगे थोड़ी सी मैथ्स देखते हैं। यहां पर थोड़ी मैथ काम में आएगी भाई, मैथ बहुत काम में आने वाली चीज है। देखो दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ नंबर लिखूंगा। नंबर देखो, ये लिखा है मैंने नंबर 10, 21, 32, 10, 21, 33 लिख दिया, ओके। फिर लिखूंगा 45। आप मुझे बस ये बताओ कि ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो थम्स अप करते हुए चलो, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो थम्स अप करते हुए चलो। अगर ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो भैया ये वाले नंबर क्या हो रहे हैं, 10, 20, 30, 40। ये भी इंक्रीज हो रहे हैं तो थम्स अप करते हुए चलो। हैंड टू हैंड रिएक्ट होना चाहिए, पता लगना चाहिए, ठीक है, ओके। और चलो जी इसकी बात करते हैं। ये है जी 10, 19, 28, 37। क्या ये तीनों नंबर इंक्रीज हो रहे हैं? जो ये तीनों सीरीज मैंने बनाई है, तीनों के तीनों इंक्रीज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? वेरी गुड आदम्य भाई, तीनों के तीनों इंक्रीज हो रहे हैं। तीनों में डिफरेंस मैं समझाता हूं दोस्त, तीनों में डिफरेंस समझाता हूं। एक प्यारा सा अंतर है इन तीनों में। जो ये वाले नंबर्स है ना,
ये फर्स्ट कैटेगरी का मान लो, ये सेकंड कैटेगरी में बोल रहा हूं, ये तीसरी कैटेगरी में बोल रहा हूं। इनमें एक फर्क है कि यहां के नंबर जो इंक्रीज हो रहे हैं वो सेम गैप से इंक्रीज हो रहे हैं। इनका गैप देखो, गैप यहां 10-10 का गैप है, 10-10 के गैप से इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो गैप है ना ये कांस्टेंट है, गैप यहां पर फिक्स्ड है। तो मैं जो मैथ्स की लैंग्वेज यूज करता हूं यहां पर, मैं बोल सकता हूं दीज नंबर्स आर इंक्रीजिंग। ये मैंने लिखा है इंक्रीजिंग, शॉर्ट में आप समझ जाना, इंक्रीज और इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एट सेम रेट, सेम यानी कांस्टेंट गैप। क्या बोलूं? कांस्टेंट गैप। अब गैप यूज नहीं कर रहा, मॉड्यूल की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, तो इसको रेट बोल देता हूं। गैप को आप रेट बोल दो यहां पर, सही है। इधर आ जाओ जी, ये 10 से 21 हुआ तो 11 के गैप से इंक्रीज हो गया, 21 से 33 हुआ तो 12 इंक्रीज हो गया, 33 से 45 नहीं लिखा, ये तुमने गलत पढ़ लिया होगा, ये लिखा है 46, ठीक है। तो अब ये 13 के गैप से इंक्रीज हो गया। तो राजे यहां पर जो गैप बढ़ता जा रहा है, तो वो गैप देख रहे हो, पहले 11 का है, फिर 12 का है, फिर 13 का है। ये यहां की तरह कांस्टेंट नहीं है, ये गैप यहां इंक्रीज होता जा रहा है। 11, 12, 13 नंबर्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर यार सारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैं लिख दूंगा यहां पर इंक्रीजिंग, दीज नंबर्स आर इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट गैप। ना 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 ना, ये गैप भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। समझना जरा, ओके। अब आते हैं इधर, 10 से 19 हो गया तो 9 के गैप से बढ़ाइए, 19 से कितना हो गया बताओ जरा, कितना लिखा है यहां पर? भाई यहां लिखा है 27, तुमने क्या पढ़ा? फिर यहां लिखा है 34, पता नहीं क्या पढ़ लेते हो यार। 10 से 19 9 के गैप से इंक्रीज हुआ, 19 से 27 8 के गैप से इंक्रीज हुआ, 27 से 34 7 के गैप से इंक्रीज हुआ। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे। राज्य नंबर तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इनका गैप अपने आप में डिक्रीज हो रहा है ना। तो मैं इनको कह सकता हूं, इनके बारे में कमेंट करूं तो इंक्रीजिंग एट क्या, डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग या फिर डिमिनिशिंग रेट। ये वाली लैंग्वेज एक्चुअली आगे आएगी, कुछ नंबर्स का तालमेल होगा, आपको ऐसे ऐसे मैं सिखाऊंगा, तो पहले ही तुम जान लो कि हो क्या रहा है। और जब कोई नंबर, अब देखो ग्राफ की बात करो, ग्राफ की बात करते हैं। देखो भाई, जब कुछ इंक्रीज हो रहा होता है ना तो ग्राफ ऐसा बनता है, या ऐसा बनता है, या ऐसा बनता है। और जब कुछ डिक्रीज हो रहा होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, या ऐसा, या ऐसा। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो गिर रहा है कुछ ना कुछ, सप्लाई कर्व ऐसा था तो अपवर्ड स्लोपिंग था। अब मैं आपको बताता हूं, जब कोई चीज कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी तो उसकी लाइन ऐसी बनेगी, जब कोई चीज इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी तो उसकी लाइन ऐसे बनेगी, और जब कोई चीज डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी तो उसकी लाइन ऐसे बढ़ेगी। क्योंकि तीनों तो बढ़ रहे हैं ना, गिरने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम आज की क्लास में। विक्की कुमार कह रहा सर चाय पी लो आपकी नींद खुल जाएगी। मैं भाई 5 बजे को उठा हुआ हूं, समझ रहे हो। तो चलो ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। मैं आपको वैसे ही नॉर्मल बता देता हूं, जब कोई चीज इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती है तो उसके ग्राफ की लाइन कैसे बनती है, ऐसे बनती है, ठीक है। मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। जब कोई चीज कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करती है तो उसके ग्राफ की लाइन बिल्कुल सीधी बनती है, स्ट्रेट। और जब कोई चीज डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती है तो उसके ग्राफ की लाइन ऐसे बनती है, ऐसे घूमी हुई, समझ रहे हो। ये ऐसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है, तो फर्क है। इन तीनों को मैं आगे जाके मर्ज करने वाला हूं, फिर बता रहा हूं, मैं मर्ज करने वाला हूं इन तीनों को, बस आपको ये जानना है, ओके। चलो जी दोस्तों, यहां पर अब मैं कुछ वर्ड लॉन्च करूंगा आपके सामने, आपको जानना पड़ेगा। देखो जी, यहां पर फर्म जो प्रोडक्शन करती है, जो भी सामान बनाती है, उसकी क्वांटिटी को आउटपुट बोलते हैं। मान लो समोसे वाला है, 500 समोसे बनाए हैं तो 500 का आउटपुट हो गया। साइकिल है, 5 साइकिल आई हैं तो 5 का आउटपुट हो गया, है ना। यार सुबह सुबह साइकिल की बात करनी चाहिए, समोसे की बात भी कर लो, छोले भटूरे की बात भी कर लो, ऐसे बोलेंगे बच्चे, नहीं कोई नहीं। जो आउटपुट होता है राज्य, इसको प्यार से यहां पर बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट, ठीक है जी। और
शॉर्ट में इसको आप टीपी बोल सकते हो, ऐसा एक वर्ड आएगा। मतलब तुम प्रोडक्शन करते हो तो अपने इनपुट्स को यूज करके क्या प्रोड्यूस करोगे? अरे इनपुट को प्रोड्यूस करके क्या बनाओगे? आउटपुट, है ना ऋतिक गुप्ता? इनपुट को यूज करके आउटपुट बनाओगे, आउटपुट को बोलेंगे टीपी। क्या बोलेंगे? टीपी, पीपी नहीं, टीपी। हां, तो सूरज सिंह इसको टोटल प्रोडक्शन नहीं, टोटल प्रोडक्ट बोलेंगे। हां, टोटल प्रोडक्ट को आप सिर्फ प्रोडक्शन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लैंग्वेज ऐसे ही यूज करते हैं, इंग्लिश की कलोल है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, अब इंग्लिश का ख्याल रखा गया है यहां पर, सॉर्टेड है इतना मामला। मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया इधर मैं लिख रहा हूं लेबर, इधर लिख रहा हूं कैपिटल। ठीक है जी, कैपिटल का मतलब मैं मशीन यूज कर रहा हूं। मान लो कि राजे 10 मशीन मेरे पास है, फैक्ट्री में 10 मशीन है, और लेबर मेरे पास है ही नहीं, 0 लेबर है, 10 मशीन है। कितना प्रोडक्शन होगा रे कातिया? कितना प्रोडक्शन होगा? अरे मशीन कितनी भी हो, जब लेबर नहीं है तो 0 अंडा प्रोडक्शन होगा। ओके, तो 0 का प्रोडक्शन होगा। अगर मैं आपसे कहूं मशीनरी मेरे पास 10 ही है और लेबर मेरे पास 1 आ गई, तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेबर आ गई तो धंधा शुरू हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गया। ठीक है जी, शुरू हो गया। कितना प्रोडक्शन होगा यहां पर ये नहीं पता, वो तो आपकी और मेरी अलग अलग फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री पे डिपेंड करता है कितना प्रोडक्शन होगा, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कोई ना कोई वैल्यू। मान लो इस लेबर ने आके 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, बढ़िया बात है। ठीक है जी। अच्छा, 1 लेबर और आ गई। ठीक है, मशीन कितनी है? मशीन उतनी ही है, 10 की 10 है, क्योंकि एक फैक्टर फिक्स्ड है, दूसरा वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चेंजेबल, तो मतलब मैं शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं। शॉर्ट रन वो टाइम है जहां पर कम से कम एक फिक्स रहता है, दूसरा वेरिएबल रहता है। तो शॉर्ट रन की बात हो गई मेरी, बल्ले बल्ले, शॉर्ट रन की बात हो गई। जैसे जैसे लेबर बढ़ रही है मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। मान लो मैं यहां पर बोलता हूं एक और लेबर आई तो मेरा आउटपुट टोटल मिला के 250 का हो गया। तो आप समझ गए ना कि टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कि मैं अपने इनपुट्स को यूज करके जो माल बना रहा हूं उसको बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। और राजे अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मैं अगर आउटपुट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लूं, आउटपुट के बीच का डिफरेंस अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी उसे मैं बोलूंगा मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी। एमपी को सोचने में, एमपी को अंडरस्टैंड करने में बच्चे डरते हैं, लेकिन पहले समझो उसका मतलब। एमपी क्या होता है? एमपी क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है ये, एमपी समझो। चलो जी, एक एक करके ढंग से जरा आपको यहां बता देते हैं। आ जाओ जी, एमपी के बारे में देखो जी। एमपी की फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, जो आपको बोलना है वो बोल लो, सिंपल इतना ही लिखेंगे। ठीक है, एमपी क्या होता है? एमपी होता है डिफरेंस ऑफ टीपी, डिफरेंस ऑफ टीपी, यानी टीपी की 2 वैल्यू का अंतर निकाल दो, टीपी की 2 वैल्यूज का अंतर निकाल दो। जैसे कि मैं मान लो यहां पर एमपी कैलकुलेट करूं तो सामने वाली वैल्यू ये लिखी है टीपी की, अब जो इससे पहले वाली वैल्यू थी ना उसमें से माइनस कर दो। अरे सामने वाली वैल्यू 0 है, इससे पहले क्या वैल्यू होगी ये पता ही नहीं है, तो जब पता ही नहीं है तो 0 में से क्या माइनस करें? नो आइडिया। नो आइडिया तो डैश, डैश का मतलब ये कैलकुलेट नहीं हो सकता, सिंपल। ओके, चलो जी, यहां पर एमपी कैलकुलेट करते हैं तो सामने वैल्यू लिखी है 100, माइनस कर दो पीछे वाली वैल्यू, तो 100 में से 0 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। चलो जी, यहां कैलकुलेट करते हैं, सामने वैल्यू लिखी है 250, पीछे वाली माइनस कर दो, 250 माइनस 100 150 आएगा। तो जो ये एमपी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो, कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? टीपी की 2 वैल्यू का डिफरेंस निकाल के। जो वैल्यू सामने लिखी होती है उसको बोलते हैं टीपीएन, जो वैल्यू पीछे है उसको बोल देते हैं n-1। n का मतलब नंबर ऑफ यूनिट है। मान लो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने हैं तो ये टीपीएन, और इससे पिछले वाली वैल्यू टीपीएन-1। अगर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये टीपीएन बन जाएगा, इससे पिछले वाली वैल्यू टीपीएन-1। और एमपी जब मेरा टीपी 0 हो
तब यहां पर कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। जब टीपी 0 हो तो एमपी कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। भैया इतना ओके रिपोर्ट समझ में आ गया? जुगल धर्मेश बिल्कुल 150 ओके रिपोर्ट है। एमपी और टीपी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान भाषा में। लेकिन मैं यही जुगाड़ तो मैं थोड़ा सिखा दूं, मुश्किल क्वेश्चनों से मिलना सिखा दूं। देखो दोस्त, एमपी के सच्चाई में दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये होता है जो आपने किया है टीपी एन माइनस वन। एक और होता है, ये होता है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मतलब जैसे कि मैं यहां पर जिसको इंक्रीज कर रहा हूं वो वेरिएबल फैक्टर है। तो वेरिएबल फैक्टर जनरली लेबर ही होता है, तो वेरिएबल फैक्टर लिखने की जरूरत क्या है, लेबर ही होता है, वो लिख दो। तुम्हारी मर्जी है, मतलब पेपर के हिसाब से समझ जाना जो उसकी लैंग्वेज होगी। खुशी सिर्फ 0 पे एम्प्टी रहता है वो। तो चलो ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा, देखो ऐसे इस्तेमाल होगा। इधर लिखा है लेबर, इधर लिखा है कैपिटल। लेबर 1 कैपिटल 10, लेबर 3, लेबर कितनी हो गई 3 हो गई, और कैपिटल मान लो यहां पर मेरे पास 10 ही है। यानी देखो जब 1 के बाद क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, लेकिन जब कुछ मिसिंग है, जब एक रेगुलर सीक्वेंस नहीं लिखा हुआ, यानी आपको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है वो, अरे भाई एक के बाद दूसरी लेबर तो आएगी, लेकिन जब उसने सीधा लिख दिया 1 के बाद 3, हाँ जी जयपुर आ रहा हूं अंशुल भाई, जयपुर आ रहा हूं, इसलिए आपकी क्लास सुबह रखी है क्योंकि मैं अब निकल लूंगा जयपुर क्लास लेने के बाद। मतलब ये क्लास लूंगा, फिर मैराथन की रिकॉर्डिंग करूंगा जून वाले बच्चों के लिए, फिर निकलूंगा। हाँ लवन्या ठीक है। तो जब सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ, तब अगर मैंने देख लिया टीपी, भैया पहली लेबर से 100 था, ठीक है, दूसरी है ही नहीं, सीधा तीसरे का गिवन है, ध्यान रखना। मान लो 400 है, मान लो 400 है, तो मेरा एमपी यहां पर इस वाले फॉर्मूले से आएगा। कैसे? डेल्टा टीपी मतलब, डेल्टा टीपी का मतलब दोस्तों क्या होता है, डेल्टा टीपी का मतलब होता है टीपी की दो वैल्यू का डिफरेंस। ठीक है, यहां तो 1 था, इधर की वैल्यू तो मैं लिख दूंगा नॉर्मल इस वाले फॉर्मूले से। कैसे? सामने वाली वैल्यू 100 है, पीछे वाली वैल्यू क्या होगी भैया पता ही नहीं, क्या पता ही नहीं, लेकिन दोस्त मुझे पता है 1 लेबर है ना, इससे पहले 0 लेबर होगी, 0 लेबर पे 0 ही आउटपुट होगा, तो 100 में से 0 माइनस कर दिया 100 आ गया, सिंपल। यहां पर मैं क्या करूंगा, सामने वाली वैल्यू 400, पीछे वाली वैल्यू 100, 400 में से 100 माइनस कर दो कितना आ गया 300। लेकिन दोस्त ये आंसर नहीं होगा, 300 तो ये आ गया ना, ये जो डेल्टा टीपी है और ये है सेम बात तो है, मेरे को यहां पर इसको डिवाइड करना पड़ता है, जो भी लेबर के बीच का डिफरेंस है 3 माइनस 1 2, 150। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, यहां तुम्हें तड़पा सकता है वो, यानी एक बहुत डिफरेंट केस बनेगा। देखो भैया अगर ऐसा लिखा हो कि लेबर 2 से 3 हो गई, सीधा टीपी 100 से मान लो 250 हो गया, तो आपसे पूछेगा एमपी निकालो, यहां तो तुम छोड़ दो, पेपर में एक ही ऑप्शन आता है, तुमसे यही वाला पूछेगा, 250 में से 100 माइनस कर देना 150 आ जाएगा। लेकिन यही देखो लेबर 2 से 4 हो गई और टीपी 100 से 250 हो गया, आपसे एमपी पूछेगा एक वैल्यू वो भी यही वाली, तो 250 में से 100 माइनस किया कितना आया 150, और लेबर के बीच में राजे डिफरेंस था, सीक्वेंस में नहीं था, तो 4 में से 2 माइनस करो, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 75 आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे डाउट पूछ लेंगे सर इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे आप, क्योंकि राज्य ये यहां पर कैलकुलेट नहीं हो सकता। क्यों? ये एमपी सिर्फ तभी कैलकुलेट हो सकता है जब लेबर स्टार्टिंग में 1 हो, क्योंकि 1 से पहले 0 होगी, तो हम आइडिया लगा लेंगे कि टीपी इससे पहले 0 ही होगा, तो 2 वैल्यू मिल गई। अगर यहां पर लेबर 1 ना हुई तो कभी भी पहली वैल्यू एमपी की कैलकुलेट नहीं हो सकती। ठीक है, एमपी की पहली वैल्यू सिर्फ तभी कैलकुलेट हो सकती है। चलो ये तो एमपी बेसिक समझो, बेसिक टीपी के बीच का डिफरेंस एमपी है। कोमल सचदेवा कह रही है सर पता कैसे लगेगा कि मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है या ये वाला, अरे तुम ये वाला यूज कर लो, 100% ट्रू है, हर केस में चलेगा, क्योंकि जो डेल्टा एल है ना लेबर के बीच का गैप, ये नॉर्मली 1 ही होता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये वाला फॉर्मूला 100% एक्यूरेट है, 110% एक्यूरेट है, ये फॉर्मूला यूज करोगे कभी फ्लॉप नहीं होगे, कभी भी फ्लॉप नहीं होगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त, मैं बोल रहा हूं
एवरेज के बारे में सुना है तुमने? एवरेज का मतलब होता है मीन। एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज निकलता है टोटल को डिवाइड करते हैं नंबर से, सम टोटल को नंबर से डिवाइड करते हैं, राइट? तो यहां पर एक नया आइटम आप सीखोगे, एवरेज प्रोडक्ट, इसको शॉर्ट में बोलेंगे एपी। ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये दोस्त टीपी अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कितने तुम यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज कर रहे हो। तो मैं लेबर लिख देता हूं। अगर मुझे एपी कैलकुलेट करना है तो टीपी अपॉन जो भी मेरा वेरिएबल फैक्टर है, 0 अपॉन 0 डैश, 100 अपॉन 1 100, 250 अपॉन 2 125। एपी को कैलकुलेट करना बहुत इजी है। वेरी गुड निशान डोगरा भाई। कुमारी, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, इसको चेंज बोल सकते हो। हाँ इस्तियारुल, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड कपिल देव भाई, समझ में आ गया तो बहुत खुशी हुई मुझे। हाँ काटला, मल्लिकार्जुन काटला, बहुत बढ़िया। चलो जी, यहां पर बढ़िया चल रहा है तो थम्स अप करते हुए चलो। जैसे जैसे तुम्हारा थम्स अप आता जा रहा है तो मेरे को समझ में आता जा रहा है कि हाँ भाई ओके रिपोर्ट मामला है। ठीक है जी। अब जिस बच्चे को समझ नहीं आया उसको मैं ओवरऑल बता देता हूं। देखो राजे, मैंने यहां पर 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, एक का नाम टीपी, एक का नाम एमपी, एक का नाम एपी। जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करती है कंपनी उसको बोलते हैं टीपी, ठीक है? और एमपी निकलता है टीपी की दो वैल्यूज का डिफरेंस, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, ऐसे लिख देते हैं। इसका एक और फॉर्मूला है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा वेरिएबल फैक्टर। एपी का फॉर्मूला होता है टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर। लेबर लिख रहा हूं मैं वेरिएबल फैक्टर को क्योंकि जनरली मैं इसको ऐसे लिखता हूं। अब दोस्त मेरी बात सुनो, यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। एपी को अगर मैं लेबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टीपी का फॉर्मूला आ जाता है। तो टीपी का एक फॉर्मूला होता है एपी इंटू वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर। जैसे कि मान लो मेरे को क्वेश्चन में लेबर दिया है 1 2 और एपी की वैल्यू भी दी है मान लो 10 और 11, और आपसे पूछ लिया टीपी कैलकुलेट करो, तो आप प्यार से कर दोगे 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 11 22। आसानी से कर दिया आपने कैलकुलेट। हाँ हो जाता है, एपी को लेबर से मल्टीप्लाई कर दोगे टीपी की वैल्यू आ जाएगी। एक और सिखाता हूं आपको मैं। अगर आपको दोस्त एमपी की वैल्यू गिवन है, जैसे कि मान लो 10 11 12, तो टीपी अगर इससे निकालना हो तो एमपी की वैल्यू को जोड़ना स्टार्ट कर दो। 10 और 11 21, 21 और 12 33। तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि अगर एमपी की वैल्यू को आप प्लस करते रहो, ये निशान है समीशन का, तो भी आपके पास टीपी की वैल्यूज आ जाती हैं। तो टीपी का एक फॉर्मूला और है समीशन एमपी। प्लीज आप इन फॉर्मूलाज को ध्यान रखेंगे और मैं आपको इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराना चाहता हूं, उसकी बात करेंगे। एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, जो भी हमने सीखा उसकी बात करते हैं। चलो जी, ये टेबल दी हुई है, यहां लिखा हुआ है आवर्स ऑफ लेबर यानी सिंपल लेबर मैं बोल रहा हूं, टोटल आउटपुट यानी टीपी बोल रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एमपी बोल रही है। ठीक है जी। अभी क्वेश्चन मत पढ़ना यार, अभी अपना ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना इसको भरेंगे। ठीक है, अभी तो सिखा रहा हूं, ठीक है, इसको भरते हैं। तो देखते हैं, आप देखो इधर कहीं पर फिक्स फैक्टर लिखा ही नहीं है, तो हमारा फिक्स फैक्टर से वैसे भी लेन देन होता ही नहीं है, कैलकुलेशन में आता ही नहीं है। हीम वर्मा चेक करता हूं, ठीक है। तो देखो जी, यहां पर 0 लेबर है, 0 लेबर है तो प्रोडक्शन भी कितना होगा? 0 अंडा। ये बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। 0 लेबर है तो 0 प्रोडक्शन होगा, तो टोटल आउटपुट यहां पर 0 हो जाएगा। मामला ठीक है, ओके जी। और एमपी निकालना है तो सामने वाली वैल्यू माइनस पीछे वाली वैल्यू होता है। सामने तो 0 है, इसके पीछे का आइडिया कभी लग ही नहीं सकता। अबे 0 से पहले क्या होगा? तो यहां पर हमेशा डैश ही रहेगा, नॉट डिफाइंड। चलो जी, अब देखो यहां पर टीपी है खाली और एमपी है दिया हुआ। तो आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैंने बोला कि अगर मैं एमपी की वैल्यूज को प्लस करना स्टार्ट कर दूं तो टीपी मेरे पास आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करूंगा दोस्त मेरे। यहां पर देखो, मान लो 100 की जगह 100 लिख दिया, ठीक है, 100 और 80 180, तो मैं प्लस कर दूंगा इन दोनों को, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी टीपी की अगली। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो देख लो, ये वाली वैल्यू कैसे आती है? सामने वाली वैल्यू माइनस पीछे वाली वैल्यू। तो 180 में से 100 माइनस करोगे तो 80 आएगा। तो ये जस्टिफाई भी हो रहा है कि हाँ ठीक है, ओके। अब ये बेचारा खाली है,
सामने वाली वैल्यू माइनस पीछे वाली वैल्यू करो ना, तो 240 में से 180 माइनस कर दोगे तो ये 60 आ जाएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। ओके, आपको प्यारे प्यारे से जवाब देने हैं। यहां पर पूछा है टोटल आउटपुट यानी टीपी की वैल्यू बताओ कब, जब 2 लेबर यूज की हो। तो आपके सामने बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, मैं देखूंगा कितने बच्चे इसका आंसर सही देंगे। 30 सेकंड है तुम्हारे पास, ऑप्शन ये रहे ए बी सी डी, जल्दी। अर्घा कोई बात नहीं, वेरी गुड साक्षी जहां, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो यहां सिंपल पूछा है भाई कि 2 लेबर तो ये रही, रंग बदलू जरा एक बारी पेन का अपना, नहीं 2 लेबर के सामने कितना टोटल आउटपुट है, 180 है, कहीं लिखा है 180, ये रहा। सी वाले का आंसर कर दो, सी वाला यहां पर ठीक हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। करण, प्रखर, अरमानदीप, कृष, मानसी, रोहित, सारिश, लक्ष्य, हर्ष और वेदांत सिंह आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। अगला टेबल वही थी, लेकिन पूछा है थर्ड आर ऑफ लेबर यानी थर्ड लेबर पर एमपी कितना होगा दोस्त। मैंने यहां टेबल नहीं बनाई इसलिए मैं ही बता देता हूं, थर्ड पे एमपी कितना होगा। थर्ड लेबर ये रही, एमपी होगा 60, तो मेरे को यहां पर 60 ठीक कर देना चाहिए। ये रहा ऑप्शन 60, इसके साथ चला जाऊंगा। ठीक है जी, एक और कहता है व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट एट द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ लेबर। एपी निकालना है, एपी, एपी कैसे निकलता है, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर, ऐसे निकलता है। कहता है थर्ड यूनिट पे एपी की वैल्यू कितनी है। तो राज्य मैं यहां बता दूं, थर्ड यूनिट पे टीपी तो आपका 240 है, यहां पर टीपी तो 240 है। अब आपको मैंने हिंट दे दिया, आप कैलकुलेट करो भाई, बताओ। ये तो बहुत आसान सा काम हो गया, थर्ड यूनिट पे, थर्ड यूनिट ऑफ लेबर पे देखना है। चलो जिसका सोल्व हो रहा है थम्स अप करते रहो, पता लगता रहेगा मुझे कि कार्यवाही हो रही है। हम्म, जिसका सॉल्व हो रहा है थम्स अप करते रहो, कार्यवाही से मुझे पता लगता रहेगा। चलो जी, अबे थर्ड यूनिट ऑफ लेबर पे लेबर भी तो 3 ही होगी, तो डिवाइड कर दो 80 आ जाएगा। अब यहां कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत तो थी नहीं, कैलकुलेटर काम आता है, दिमाग वाला कैलकुलेटर, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, फिर से क्रिश, प्रखर, मानसी, गुलशन, तान्या, दीज आर द टॉपर्स। ठीक है जी, मामला फिट है। चलो जी, एमपीटीपी एपी की आपको कैलकुलेशन आ गई है, एमपीटीपी एपी की आपको कैलकुलेशन आ गई है। तो एक बारी में बच्चों के यहां कुछ डाउट्स होंगे तो उसको देख लेता हूं। सर मैं लाइव क्लास, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं सुमित भाई। चेंज इन लेबर का क्या यूज है, करंट चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन लेबर आपका एमपी निकालने के लिए यूज होता है। अच्छा रोनित, नहीं इमोजी नहीं, तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं ना, जो थम्स अप का, हार्ट का, क्लियर का, लाफिंग का, आप उसको यूज कर सकते हो। हाँ बोल सकते हो अनुज भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो, थैंक यू निशांत कुमार। सर आप तो इको के बदमाश हो। अरे आदित्य भाई, हाँ करिश्ना, सैटरडे को वैसे भी इको की क्लास नहीं होती उस्ताद। मार्जिनल का मतलब मनोज होता है एडिशनल। ठीक है, आशु बता दिया कि वही डेल्टा वाला फॉर्मूला लगा देना हमेशा। संजीव कुछ और हो तो उस कुछ तब भी फॉर्मूले से निकल जाएगी वैल्यू। अरे हमेशा ही जय लेबर को वर्क ही कंसिडर करते हैं। कृष्णा हाँ अवेलेबल है। अच्छा वंशिका पटेल मैं देखता हूं। अच्छा रोनित भाई बिल्कुल।
ठीक है जी, ये डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है दोस्त? ये टोटल आउटपुट होता है। कैसे आया है ये जो भी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए हैं उनको सबको कंबाइन करके टुगेदर करके ये हमारे पास आउटपुट आता है। लेबर कैपिटल जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इस्तेमाल करके हमारे पास जो भी टोटल आउटपुट आया है, ठीक है जी। एपी क्या होता है दोस्त? एपी होता है पर यूनिट आउटपुट, पर यूनिट, यानी एवरेज बेसिस पे आप देख रहे हो कि पर वेरिएबल फैक्टर ने कितना प्रोड्यूस किया है। एक वेरिएबल फैक्टर की एवरेज कितनी है प्रोड्यूस करने की, वो टोटल प्रोडक्ट को लेबर से डिवाइड करने पे आ जाता है। किससे? लेबर से, ठीक है। लेबर लिखेंगे यहां पर, आउटपुट नहीं। और एनपी होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, ये हट जाएगा। टीपी में चेंज दिखाना है बिकॉज ऑफ चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। तो इसको आप ऐसे कैलकुलेट करते हो टीपीएन -1। थोड़ा सा ऐसे समझ जाना तो ऐसे ही लिखना है, ओके। देखो ना, ये तीनों के फॉर्मूले लिखे हुए, तीनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, बस ज्यादा काम की नहीं है, नॉर्मली है। वैष्णवी गुप्ता मैंने देख लिया, आप वो ब्लॉक वाला कह रही थी ना? हाँ यश, लेकिन आप यहां पर प्रोड्यूसर हो, ठीक है। ओके रिपोर्ट है भाई, ठीक है श्वेताक्षी, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। अब मेरे दोस्त आप जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना दोस्त। अब आपको एक ऐसी चीज कराने जा रहा हूं जो बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है और इसको बहुत ज्यादा आसान बनाने की कोशिश करेंगे, धैर्यपूर्वक कॉन्सेप्ट करेंगे। अभी तक जो भी मैंने कराया है आपको वो बहुत बेसिक है। असली समझने वाली चीज ये है जो समझाने जा रहा हूं। आप अज्यूम करो मेरे साथ साथ, ठीक है, और मैं यहां थोड़ी सी ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलो जी, कलर कौन सा लूं, कलर कौन सा लूं? कलर ले लेते हैं व्हाइट, ग्रीन ले लो। दोस्त अज्यूम करो कि हमारे पास ये पीस ऑफ लैंड है, जमीन है हमारे पास इतनी, हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक लैंड जो सिर्फ इतना है और वो फिक्स्ड है, दूसरा है लेबर। अज्यूम कर लिया? अज्यूम कर लिया ना? हाँ, एक एक करके आपसे कंफर्मेशन लेता रहूंगा ताकि बहुत आसानी से भेजे के अंदर कॉन्सेप्ट घुस जाए। लैंड फिक्स्ड है, अभी यहां पर जीरो लेबर है, तो बताओ लैंड फिक्स्ड है, कितनी भी लैंड हो, ये 10 एकड़ हो 20 एकड़ हो, जितनी भी है मान लो फिक्स्ड है, ठीक है। लेबर 0 है तो प्रोडक्शन कितना हुआ राजे? प्रोडक्शन कितना हुआ? 0 हुआ, सही है। अब यहां पर एक चिंटू आ गया, लेबर का नाम है चिंटू, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो करके दिखाएगा, फालतू में थोड़ी लाए हैं इसको। अब होगा प्रोडक्शन स्टार्ट, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ओके, स्टार्ट हो गया नहीं हो गया? हो गया, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां अज्यूम भी करता हुआ चलता हूं कि मान लो जो टोटल प्रोडक्शन है वो लेबर की वजह से, यानी इधर लिख देता हूं, लेबर की वजह से चल रहा है, ये वेरिएबल फैक्टर है, ये टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है जी। जब मेरी लेबर 0 है तो टोटल प्रोडक्शन ही 0 था, हाँ या ना? ठीक है जी। अब अगर एक लेबर आ गई है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हुआ ही होगा, हुआ ही होगा। मान लो कितना हुआ होगा, मैं बोल देता हूं 100 हुआ होगा। हाँ, 0 लेबर पे 0 आउटपुट था तो अपन 1 से क्यों ना स्टार्ट करते, 1 से स्टार्ट कर लेते। पहली लेबर पर मान लो 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। डर लग रहा है क्या? कोई डर नहीं लगना चाहिए, आसान है नहीं है? आसान है। चलो जी, एक और चिंटू आया, अब एक लेबर और आ गई, अब प्रोडक्शन और बढ़ गया होगा, अब प्रोडक्शन और बढ़ गया होगा, ठीक है दोस्त। कितना बढ़ गया होगा? लेकिन एक और लेबर आई है तो दोस्त कितना बढ़ गया होगा? हमें नहीं पता कितना बढ़ गया होगा, लेकिन हमें एक बात पता होनी चाहिए, जब हमारे पास बहुत बड़ा फिक्स्ड फैक्टर है, ये फिक्स्ड फैक्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, लेबर 2 ही है, तो अब जो प्रोडक्शन बढ़ा होगा ना वो बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ा होगा। फास्ट स्पीड से मतलब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा होगा। इस बात को भेजे में घुसाना, ये एक फील है जो तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। भाई पूरी जमीन खाली पड़ी थी, पहली लेबर आई 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया,
दूसरी लेबर आएगी ना तो 100 और नहीं करेगी, 100 से ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। ये बाबा 100 से ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि एक नहीं, एक से भले दो, एक से भले दो, है ना। ये प्रोडक्शन ज्यादा करेगी, पक्का 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 पक्का। तुम बोलोगे नहीं 100 ही करेगी सर, वो दिन भी आएंगे, वो टाइम भी आएगा, भी सिखाऊंगा कैसे। तो मैं मान लेता हूं 100 से ज्यादा प्रोडक्शन किया इसने, तो 2 लेबर को मिलाकर अपना प्रोडक्शन हो गया 300। मतलब इस अकेले ने एवरेज बेसिस पे लगाओ तो इसकी वजह से 200 यूनिट का फायदा और हो गया, क्योंकि एक से भले दो। जब कोई काम करना होता है ना, आपको बताता हूं जब कोई वर्क करना होता है, जितना काम अकेला बंदा कर पाता है ना, तो एक बंदा और आ जाता है तो काम डबल नहीं होता, डबल से ज्यादा हो जाता है। मतलब दोनों मिलकर डबल से ज्यादा अच्छा काम करने लग जाते हैं। ठीक है जी, चलो जी, एक लेबर और बुला लेते हैं। ये पिंटू जी भी आ गए, तो प्रोडक्शन पहले से और ज्यादा हो जाएगा, पहले से और ज्यादा हो जाएगा। राजे कितना हो जाएगा? मान लो कि तीसरी लेबर आई है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन मैं बोल देता हूं 700 हो गया, यानी तीसरी लेबर ने और ज्यादा बेनिफिट दे दिए। हो गए नहीं हो गए? मान लो इसके जैसे बहुत सारे आ गए। अब मान लो भैया लैंड तो लिमिटेड है, तुम धनाधन लेबर को बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, तो अब जितने लेबर तुम बढ़ाए जाओगे ना, उतना तुम्हारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है नवीन। नवनीत एक फैक्टर वेरिएबल और लैंड को मान लिया फिक्स, तो लैंड को हमने टेबल में लिखा ही नहीं। मैंने तो यहां पर आपको समझाना है शॉर्ट में, तो मैंने 3 लेबर लिख ली, इतनी सारी गिनतियां नहीं लिखी मैंने, छोटे में समझा दिया आपको। लेकिन दोस्त देखो, अब एक फिक्स फैक्टर की भी तो हद होती है। ये थोड़ी है आप एक फिक्स फैक्टर पे अनलिमिटेड लेबर बुला दोगे, अबे बोझ हो जाएगी लेबर। एक हद तक लेबर बढ़ाना ठीक है, लेकिन तुम हद से ज्यादा लेबर बढ़ाने लगोगे तो इतनी लेबर में थोड़ा थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है कि तुम और लेबर भी बढ़ा सकते हो, तो और लेबर बढ़ा लोगे 4 5। लेकिन दोस्त जो यहां पर प्रोडक्शन बहुत फास्ट वाली स्पीड से बढ़ रहा था, अब तुमने दे दनादन लेबर बढ़ानी शुरू कर दी, अब उतनी फास्ट स्पीड से नहीं बढ़ेगा प्रोडक्शन, अबे लेबर की भीड़ हो जाएगी। समझ रहे हो? 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, ये बात तो ठीक है, लेकिन 4 की जगह अगर 40 आ गए ना, तो भले तो होंगे लेकिन आपस में भिड़ने भी लगेंगे। फैजान बोल रहे सर स्लो, अरे मैं तो यहीं तक बहुत स्लो ही चल रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं जब एक फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर आप वेरिएबल फैक्टर यानी लैंड को इंक्रीज करते जा रहे हो, रिया लैंड लिमिटेड है, लेबर ही बढ़ाए जा रहे हो, तो शुरू में आपका प्रोडक्शन बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्पीड स्लो हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूं कि 700 की जगह आपका प्रोडक्शन यहां 900 हो गया, यानी देखो पहले कितने गैप से बढ़ा था, 400 के गैप से, अब वो गैप 200 हो गया, है ना। और फिर एक और लेबर आई तो 1000 हो गया, बढ़ रहा है। एक और लेबर आई तो आपका प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं। एक बंदे को पता चल जाता है कि अब और लेबर बढ़ाने का फायदा नहीं है। कभी कभी अरे तुम जिस दिन फैक्ट्री के मालिक बनोगे ना, तब इस रियलिटी को अपने दिल के अंदर ताज पाओगे कि बंदे को पता लग जाता है, फैक्ट्री के मालिक को, हाँ भाई अब जो लेबर बढ़ाई थी इससे कोई फायदा ही नहीं हुआ, है ना, इससे अब कोई फायदा ही नहीं हुआ। जितना पहले था प्रोडक्शन अब भी इतना ही है, लेबर बढ़ाने का फायदा नहीं। अगर गलती से अब तू लेबर बढ़ा देता है, मतलब अब तू अगर लेबर बढ़ा रहा है यहां पर, तो लेबर की भीड़ हो जाएगी, अपने आप में टक्कर मारेंगे, सर मारेंगे, भाई ये प्रोडक्शन बढ़ाएंगे नहीं, ये प्रोडक्शन गिरा देंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे नहीं, ये प्रोडक्शन गिरा देंगे। अगर तूने एक और लेबर बढ़ा दी तो अब ये 1000 से ना 1100 नहीं होगा, ये 1000 से 900 हो जाएगा। तो ये विधि का विधान है, जब तुम एक फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते रहते हो तो पहले तुम्हारा आउटपुट पहले बहुत फास्ट रेट से बढ़ता है, पहले बहुत फास्ट रेट से बढ़ता है, समझे। जैसे कि क्या, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको, यहां से लेकर यहां तक बहुत ही फास्ट रेट से बढ़ा है, नहीं यहां से लेकर इधर तक बहुत फास्ट रेट से बढ़ा है। फिर आउटपुट के बढ़ने की जो रेट है वो स्लो हो जाती है, जैसे कि यहां से यहां तक बहुत स्लो रेट से बढ़ा है, 200, 100, फिर 0, है ना। फिर जब हद पार कर दोगे लेबर को बढ़ाने की तो तुम्हारा आउटपुट गिरने लग जाएगा। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ
कि हमारे पास लैंड फिक्स्ड थी। अगर अपने पास अंबानी, अडानी, टाटा की तरह लैंड अनलिमिटेड होती ना, तो फिर ये दिन देखने को नहीं मिलते। भाई लेबर बढ़ाते जाओ, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, लेबर बढ़ाते जाओ, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन अपने पास गरीबी में आटा गीला है, अपने पास एक फैक्टर लिमिटेड है। मान लो मैं जो तुम्हें बात बता रहा था कि आजादी से लेकर आज तक मेरे घर के पास एक छोले भटूरे वाले की दुकान है, उसकी लैंड जितनी थी उतनी आज है। मतलब एक कमरे में उसने अपनी छोले भटूरे की दुकान खोल रखी है, सड़क पे कमरा है वो, और वो लैंड उतनी ही है। उसमें कितनी लेबर काम कर सकती है भैया? 1 2 3 4, अबे 40 नहीं कर सकती। समझ रहे हो? तो धंधा खराब होने लग जाएगा, समझे? तो इस फैक्ट को मान के चलो, और मेरे साथ, प्लीज मेरे साथ एक बारी इस टीपी से एमपी निकालने की कोशिश करो। क्या निकालने की? एमपी। इधर निकालेंगे टीपी से एमपी। एमपी निकालते हैं। एमपी कैसे कैलकुलेट होता है? सामने वाली वैल्यू माइनस पीछे वाली वैल्यू, तो 1 से पहले 0 होगा, तो यहां भी 0 ही होगा। 100 माइनस 0 100। 300 में से 100 गए 200, 700 में से 300 गए 400, 900 में से 700 गए 200, 1000 में से 900 गए 100, 1000 में से 1000 गए 0, 900 में से 1000 गए -100। यस ब्रो, ये जो एमपी है ये माइनस में भी हो सकता है। एमपी है ये माइनस में भी हो सकता है, कोई दो राय नहीं है कि माइनस में नहीं हो सकता। तो आपको यहां पर एक बेसिक फैक्ट समझ में आना चाहिए। मॉड्यूल की लैंग्वेज बोलूंगा, प्लीज बच्चों 11वीं 12वीं की लैंग्वेज यहां भूल जाना आप। जिन बच्चों ने 11वीं 12वीं में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, वो प्लीज अपनी लैंग्वेज भूल जाना, क्योंकि सीए फाउंडेशन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन बनेगा। तो सीए फाउंडेशन का कंटेंट जो बोलता है वो बोलता है विधि के विधान में एक बात तो सच है, एक बात तो सच है, विधि वृद्धि, मार्जिनल का मतलब एडिशनल, डिफरेंस, जो कि डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बात तो सच है, सच ये है कि जब आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते रहते हो, एक फिक्स्ड फैक्टर यानी लैंड पे वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते रहते हो, तो एमपी के बारे में बात करो, एमपी के बारे में बात करो। एमपी बढ़ता है शुरू में, लेकिन अल्टीमेटली वो गिरने लग जाता है, अपनी औकात पे आ जाता है। सिर्फ एमपी के ऊपर बात हो रही है बाबा, ये धीरे 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 गिरने लगा, धीरे 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 गिरने लगा। एमपी धीरे 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 स्लोली 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 गिरने लगा। और दिस इज द फैक्ट। इस फैक्ट को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग जो शब्द रखा है ना, वो एमपी के ऊपर रखा है। डिमिनिश करना मतलब गिरना, ठीक है? डिमिनिश करना मतलब गिरना। चलो भैया देख लेते हैं मॉड्यूल में लाइन क्या लिखी है। आप लोगों के लिए स्पेशल लाइन लिखी है, ये है जी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है? यहां पर लिखा है द लॉ स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट, वन इनपुट मतलब लेबर, वेरिएबल फैक्टर की जब क्वांटिटी हम इंक्रीज करेंगे, विच इज कंबाइंड विद अदर फिक्स्ड इनपुट, मतलब लैंड, लैंड एक फिक्स्ड इनपुट है, लेबर एक वेरिएबल इनपुट है, इन दोनों को कंबाइन किया हुआ है, सिर्फ लेबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है, इसको प्यार से आप एमपी बोल सकते हो। एमपी ऑफ वेरिएबल इनपुट मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन। इवेंचुअली मतलब एक समय के बाद ये डिक्लाइन करेगा, शुरू में तो बढ़ता है लेकिन एक समय के बाद ये डिक्लाइन करेगा। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट, ओके? देखो भैया, अब इसका नाम वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों रखा है? देखो वेरिएबल प्रोपोर्शन इसलिए रखा है कि यहां पर हम बात करते हैं, एक फैक्टर है, मान लो कोई भी लैंड, ये कांस्टेंट है, मान लो 10 एकड़ जमीन है तुम्हारे पास, 10 एकड़ जमीन है, इसके साथ साथ तुम लेबर इंक्रीज कर रहे हो, ये वेरिएबल फैक्टर है। पहला लेबर, दूसरा लेबर, तीसरा लेबर, चौथा लेबर, पांचवा लेबर, छठा लेबर। फिर इसकी वजह से जो तुम्हें आउटपुट मिल रहा है 100, 300 बढ़ गया 200 के गैप से, 700 और बढ़ गया, 900 और बढ़ गया, 1000 और बढ़ गया, 1000 और बढ़ गया, लेकिन ये बढ़ता हुआ जीरो, मतलब धीरे धीरे गिर रहा है, ठीक है? लैंड उतनी ही है, अगर तुमने लेबर और बढ़ाई तो अब बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि लेबर हद से ज्यादा हो गई।
क्योंकि ये टेबल छोटी सी है, असलियत में तो हजारों लेबर भी हो सकती है ना। हाँ मुस्कान नारंग, बिल्कुल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो यहां पर अगर आप एमपी कैलकुलेट करोगे तो टीपी का डिफरेंस आएगा, स्टार्टिंग में 100, फिर 300 में से 100 माइनस कर दो 200, फिर 700 में से 300 माइनस कर दो 400, 900 में से 700 माइनस कर दो 200, 1000 में से 900 माइनस कर दो 100, 1000 में से 1000 माइनस कर दो 0, 900 में से 1000 माइनस कर दो -100। यानी एमपी गिरता गिरता अपनी औकात दिखा सकता है, नेगेटिव में जा सकता है। तो दोस्त यहां पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपको क्लैरिटी से एक बात पता लग जानी चाहिए। देखो जो वर्ड है ना वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो ये है। लैंड और लेबर का प्रोपोर्शन देखो, पहले 10:1 था, फिर ये 10:2 हो गया, फिर ये 10:3 हो गया, 10:4 हो गया। ये कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, नॉट फिक्स्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब रेशो, यानी ऐसा नहीं है कि 1:1 या 2:2 में ही सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। बार बार रेशो बदल रही है। 10:1 की थी, 10:2 की थी, 10:3 की थी, 10:4, 10:5। जो ये प्रोपोर्शन है, जो फैक्टर के कॉम्बिनेशन की रेशो है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब बदल रही है, इस वजह से इसका नाम रख दिया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ वेरिएबल इनपुट। दोस्त इस लॉ की कुछ अजम्पशंस भी है, अजम्पशंस भी है, ठीक है। अजम्पशंस, अजम्पशंस पे नजर डाल लो एक बारी, क्या अजम्पशंस है इस लॉ की। ये लॉ बोलता है कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसकी हम बात ही नहीं करते यहां पर, वो कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी की बात की अभी तक हमने नहीं बात की। ये लॉ बोलता है कि कुछ ना कुछ इनपुट्स हमें फिक्स्ड रखने पड़ेंगे, यानी सिर्फ फिक्स रखे हैं तो शॉर्ट रन की बात कर रहे हो, लॉन्ग रन का इसमें कोई लेन देन नहीं है। ये लॉ बोलता है कि अगर हम फैक्टर्स को फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज करेंगे तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये लॉ वहीं अप्लाई होगा जहां पर वेरिएबल प्रोपोर्शन में इनपुट्स को यूज करते हैं। तो द लॉ डज नॉट अप्लाई वेयर फैक्टर्स आर यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये मुश्किल लैंग्वेज है, लिखी इसलिए क्योंकि मॉड्यूल में लिखी है। सिंपल इसको बोल देता बेचारा, भाई हमने अज्यूम किया हुआ है कि हम फैक्टर्स की रेशियो को बदलेंगे, वेरिएबल रखेंगे, ठीक है। और जो आउटपुट है इसकी फिजिकल यूनिट्स को कंसीडर करता है ये, मतलब चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, इनपुट आउटपुट दोनों की फिजिकल यूनिट्स को कंसीडर करता है। यानी हम ये बोलते हैं कि भैया 1 लेबर लग गई, 2 लेबर लग गई, या आउटपुट 100 किलो हो गया, 500 किलो हो गया, फिजिकल यूनिट्स। हम मॉनेटरी में बात नहीं करते कि 5 लाख की लेबर है, 10 लाख की लेबर है, या 5 करोड़ का प्रोडक्शन हो गया, 10 करोड़ का प्रोडक्शन हो गया। यहां पर हम पैसों की बात नहीं करते, नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स। तो हम फिजिकल यूनिट्स की बात करते हैं, कितना किलो, कितना ये, ठीक है। तो दिस इज द वेरी बेसिक अजम्पशन। थोड़ी ऊपर ऊपर से थोड़ा ध्यान रख लोगे तो काम हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बच्चा बोल रहा है सर अभी थोड़ा सा डाउट है, तो डाउट है तो पूछ लो। सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट पीरियड में ही काम करेगा। यस, हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो तनु, यही तो बताया था। लेबर एक इनपुट फैक्टर है रोहित, बिल्कुल सही बात है। सर अगर लेबर 2 हो बट कैपिटल 0 हो तो भी प्रोडक्शन होगा क्या? अरे नहीं रूपकोर, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए हमारे पास। एक बार और बता दो, निहाल सोनी बोल रहे हैं। हाँ ये बार बार बताया जाएगा, टेस्ट मत लो। सर मास्टर टेस्ट सीरीज कैसे कंडक्ट होगा और बाकी का प्रोसीजर क्या है? गौरव सिंह इसके ऊपर जल्दी ही आपको बता देंगे, आप टेंशन मत लो। टीपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता दोस्त, नहीं तो टीपी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अभी कर्व हितेन मैं बना के सिखा रहा हूं आपको। हाँ नेहू हो सकता है। अच्छा बलवंत, मैं लेट मी लुक इनटू इट। अच्छा राहुल वर्मा भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। आऊंगा भाई, जयपुर आऊंगा भाई। टीपी अपॉन लेबर वाला मेथड एक बार में समझ नहीं आया। हाँ देव भाई रिपीट करूंगा, मैं तो बार बार रिपीट करूंगा। नहीं नहीं लोकेश, हम तो अज्यूम कर रहे हैं कोई ना कोई वैल्यू टीपी की, कुछ गिवन विवन नहीं है अभी क्वेश्चन के अंदर। चैप्टर कब तक खत्म हो जाएगा? 5 से 6 क्लास और लगेगी तब खत्म होगा। हाँ कल बाकी सब्जेक्ट्स की क्लास भी होगी पीयूष भाई, बिल्कुल होगी। हाँ आयुष ने बोल दिया, इसको स्टैट्स की नॉलेज है आयुष भाई को। कहता है एमपी और टीपी सर ऐसे लग रहे हैं मुझे जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता था और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होता था। हाँ भाई बिल्कुल वैसा ही है। अनिकेत बुलाओगे तो बिल्कुल आएंगे, ठीक है। दिव्या माथुर बिल्कुल कर्व के थ्रू समझाता हूं इसको, ठीक है। एपी भी ललित शर्मा भी करा रहा हूं, एपी को दोबारा करा रहा हूं। ये सिस्टम अब सुनो, इस सिस्टम को मैं ग्राफ पे उतारूंगा, ग्राफ पे उतारूंगा। और दोस्त सबसे पहले आपके सामने पेश करूंगा एमपी कर्व।
मार्जिनल प्रोडक्ट का डायग्राम कैसा होता है। आप सुनो मेरी बात, कोई चीज बढ़ेगी तो ऐसी, गिरेगी तो ऐसी, समझ रहे हो, बस इतना समझो। एमपी के बारे में भी बताता हूं। जब जब एमपी के बारे में लिखूंगा तो इधर लिखूंगा एमपी, जिसका कर्व बनाऊंगा उसका नाम वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे लेबर यानी वेरिएबल फैक्टर। तो चलो ठीक है, क्या करें, एमपी की वैल्यू पहले बढ़ रही है, 100 200 300 400, मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहां से स्टार्ट कर लो, बढ़ रही है। चलो जी, फिर ये गिरने लग गई, ये गिरने भी लग गई भाई, ये जीरो भी हो गई, इसको जीरो भी पूछा दिया, ये नेगेटिव भी हो गया, तो ये नेगेटिव भी हो गया। एमपी के बारे में एक खास बात कही जाती है कि एमपी बढ़ता है और गिरता भी है, लेकिन दोस्त ये नेगेटिव भी हो जाता है। तो इनिशियली एमपी राइज, देन एमपी फॉल, और फॉल करते करते बिकम्स नेगेटिव। ये तीन बातें एमपी कर्व के बारे में है। ऐसे ही आपको कर्व समझना है। आ जाओ जी टीपी कर्व पे, टीपी कर्व भी देख लो। टीपी, टीपी कर्व कैसा होता है दोस्त। टीपी के बारे में एक खास बात है, एमपी को मैं हटा देता हूं, एमपी को बुरा ना लगे क्योंकि सिर्फ टीपी टीपी की बात हो रही है। देख भाई देख, टीपी के बारे में मैं आपको लैंग्वेज याद दिलाना चाहूंगा जो मैंने शुरू में सिखाई थी, क्योंकि मॉड्यूल में वही वाली लैंग्वेज यूज की हुई है। कौन सी लैंग्वेज सिखाई थी राज्य, ये वाली, इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट, ये सब सिखाया था ना। जब भी कोई चीज इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है तो उसका डायग्राम ऐसा बनता है, जब भी कोई चीज डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है तो उसका डायग्राम ऐसा बनता है। बस ये दोनों ध्यान रखने हैं, पहले वाला और तीसरे वाला। दूसरे वाला तो मैंने ऐसे ही सिखाया था, जो बच्चा लेट आया होगा वो प्लीज देख लेना उसको, क्लास को दोबारा वहीं से। चलो जी, लो जी, देख उस्ताद, पहली बात तो जब मैं बात करूं 100 से लेकर 700 की, तो यहां पर बोल सकता हूं टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। टीपी यहां पर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और 700 से लेकर अगर बात करूं ये 1000 की, तो इधर 200 बढ़ा, इधर 100 बढ़ा, इधर 0 बढ़ा, 0 को भी बढ़ा हुआ मान लो, तो यहां टीपी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। मानते हो नहीं मानते हो। और फिर यहां पर टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, टीपी इज फॉलिंग, यहां बढ़ नहीं रहा, गिर रहा है बेचारा। तो इन तीन बातों को कंसीडर करते हुए हम एक डायग्राम बनाएंगे। कौन सा रंग कौन सा रंग कौन सा रंग, कातिया नीला रंग ले लेते हैं। ये लो जी, यहां पर डायग्राम बनाया जाएगा टीपी कर्व। तो पहले टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। बोलो तिरंगे झंडे का सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, कौन सा होता है भाई, संतरी, और सबसे नीचे हरा। तो टीपी सबसे पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो लो जी टीपी को पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर दिया। ऐसा ही होता है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज। अगर आपको याद आ रहा हो तो देखो जी, मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बिल्कुल आपको जेन्युइन बता दिया था, कोई भी चीज इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है तो ऐसी ही होती है, बिल्कुल होती है ना, ठीक है जी। फिर उसके बाद टीपी ऐसे इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि देख लो लॉजिक भी यहीं पे ही है। आओ जी आओ, फिर टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, तो रंग बदल लो, सफेद कर दो, यहां पर पूरा तिरंगा बनाएंगे, डिक्रीजिंग रेट से, समझे। और फिर टीपी स्टार्ट फॉलिंग, टीपी गिरेगा, गिरेगा तो गिरता तो ऐसे ही है बंदा, ये लो। तो टीपी में तीन बातें हो गई है, पहले ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, और फिर फॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो टीपी के बारे में ध्यान रखना, इनिशियली टीपी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से, और फिर फॉल करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज द लॉजिक। तो एमपी कर्व और टीपी कर्व दोनों भेजे के अंदर घुस जाने चाहिए, एमपी कर्व और टीपी कर्व दोनों भेजे के अंदर घुस जाने चाहिए दोस्त, दोनों। सॉर्टेड है मामला, ओके रिपोर्ट है ना, हाँ जी। चलो जी, अब दोस्त यहां पर आपको बताऊंगा एपी के बारे में। एपी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर। टीपी ये रहा, लेबर ये रहा, रंग बदल लो, कर लो पीला। 100/1 100, 300/2 150, 700/3 कहां गया, तुम्हारा भी थोड़ा चलना चाहिए। लो जी, 700/3 आ गया 233,
0.33। 900/4, 900/4 बहुत आसान है, 225। अब हाथ में कैलकुलेटर आ गया ना। 1000/5 200, 1000/6 166.67 और 900/7 128.57। दोस्त देख रहे हो, एपी की वैल्यू 100, 150, 233 बढ़ती जा रही है, यहां तक एपी इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद बेचारा गिरने लग गया। एपी क्योंकि एवरेज वैल्यू है, एपी दोस्त नेगेटिव नहीं हो सकता। एपी और टीपी नेगेटिव नहीं हो सकते, एमपी नेगेटिव हो सकता है, डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है वहां पर, राइट। तो हाँ, दिलाऊंगा तेरे को अमेरिकन साइकिल दिलाऊंगा, आलोक रुक जा, ठीक है, क्लास पे ध्यान दे ले अभी। तो एपी कर्व जब आप बनाओगे तो दोस्त ध्यान देना, पहले एपी को तुम बढ़ाओगे फिर गिराओगे। ये कभी भी नेगेटिव मत कर देना, नेगेटिव मत कर देना भाई, बढ़ाओगे और गिराओगे, दैट्स इट, यही चाहे एपी। ये एपी कर्व हो गया, पहले एपी बढ़ेगा फिर एपी गिरेगा। तो दोस्त अगर आपको एक ही साथ में दिखाऊं सब कुछ, तो लो जी, सबसे पहले टीपी इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीजिंग, पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज, फिर डिक्रीजिंग रेट से, फिर फॉल होगा, ये टीपी। अब आ जाओ जी एमपी पे, एमपी बढ़ेगा और नेगेटिव भी हो सकता है गिरते गिरते। फिर आ जाओ जी एपी पे, एपी राज्य बढ़ेगा और ये नेगेटिव कभी नहीं होगा, बढ़ेगा और गिर सकता है। ये तीनों कर्व है शॉर्ट समरी, ये तीनों कर्व शॉर्ट समरी है राज्य, ठीक है। ये तीनों कर्व के बारे में मैंने आपको समझाया है और मुझे पता है कि तुम्हें ब्रेक की जरूरत है, तो अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा ब्रेक मैं लॉन्च कर देता हूं। 5 मिनट्स ब्रेक दे देता हूं, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, मुझे पता है भेजा बहुत खा गया मैं तुम्हारा। तो जी 5 मिनट का ब्रेक और फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
दोस्त इसके अंदर एक काम मैं आपको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये ब्रेक एक्सटेंड करने का रीजन ये है कि थोड़ा सा टेक्निकल काम चल रहा है, तो मैं ठीक करता हूँ, क्योंकि कहाँ गया भाई। आपको मेरी आवाज आ रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आया नहीं हो, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, 5 मिनट पूरे दोबारा स्टार्ट करूंगा। कहाँ चला गया? ये रहा जी, ये रहा। अब स्टार्ट होते हैं 5 मिनट आपके। ठीक है, करो। थोड़ा सा टेक्निकल काम कर रहा है बस, है। नहीं, एपी एपी जीरो भी नहीं होगा।
ब्रेक इज ओवर। आवाज आ रही है, चेक कर लो एक बारी जल्दी से। अपने थम्स अप कर दो सारे बच्चे। एक्टिव है सारे बच्चे, एक्टिव है, थम्स अप करो। हाँ, थम्स अप से एक्टिवनेस पता लग जाएगी तुम्हारी। वेरी गुड। क्योंकि मुश्किल कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा माहौल बदलना चाहिए, राइट, समझ में आना चाहिए, राइट। ठीक है दोस्त, अब देखो एमपी और एपी का तुमने देख लिया, टेबल के ऊपर इतना मत जाना, जैसे मैं बताऊंगा वैसे मान लेना। ठीक है दोस्त, एमपी और एपी के बीच में एक गहरा रिश्ता है, एक गहरा रिश्ता है। मॉड्यूल में डायग्राम नहीं बना रखा, इसलिए मैं आपको सिर्फ बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। ये लो जी, ये लो जी, पहले मैं बनाऊंगा एपी कर्व। दोस्त एपी कर्व अगर मैंने बना दिया, ये लो जी, एपी कर्व बना दिया, तो राजे एमपी कर्व की खास बात है कि एमपी कर्व इससे पंगे लेता है, एपी से एमपी पंगे लेता है, इसको काट के जाता है। ठीक है, हाँ हरियाणा सरकार मॉड्यूल के हिसाब से है ऐसा, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। कैसे काट के जाता है, देखो दोस्त, ये काट के जाएगा इसको एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे। तो एपी कर्व को एमपी काट के जाता है मैक्सिमम पॉइंट पे। तो पहला यहां पर ऑब्जर्वेशन निकल के आता है, रिलेशनशिप दिखा रहा हूं एपी और एमपी में कैसे एक दूसरे से पंगे लेते हैं। तो बोलते हैं एमपी कर्व या एमपी कट्स या इंटरसेक्ट्स एपी एट, या लैंग्वेज बनाओ, व्हेन एपी इज मैक्सिमम, जब एपी मैक्सिमम है। ये मॉड्यूल में दिया नहीं है, आपको लर्न करना पड़ेगा। और इसके लिए लैंग्वेज एक और बनती है कि आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि जब एमपी और एपी एक दूसरे के बराबर होते हैं, कब बराबर होते हैं, जब ये कट हो गया, कट पे दो चीजें बराबर हो जाती है, तब एपी मैक्सिमम होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि बताओ जब एमपी और एपी एक दूसरे को काटते हैं तो एपी के साथ क्या हो रहा होता है, एपी मैक्सिमम होता है वहां पर। अब देखो जरा तराने छेड़ेंगे एपी के, एपी बढ़ भी रहा है, एपी कम भी हो रहा है, लेकिन यहां पर एमपी के पंगे क्या है, एमपी ने कितना पंगा लिया, गुलाबी रंग से मार्क करेंगे दोस्त। जब एपी बढ़ रहा है ना, तब ये संतरी रंग का कर्व जो कि एमपी कर्व है, ये ऊपर है, एमपी ऊपर है, ऊपर है मतलब बड़ा है एपी से। तो जब एपी बढ़ रहा है तो एमपी इसके ऊपर है। तो अपनी लैंग्वेज क्या बनेगी, लैंग्वेज बनाओ। ये पॉइंट नंबर 1 था रिलेशनशिप का, ये पॉइंट नंबर 2 है। जब एमपी एपी से ऊपर होगा तो दोस्त मेरे एपी बढ़ेगा, एपी राइजेस, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। और जैसे ही आपने देखा कि एमपी नीचे आ गया, ये संतरी रंग सफेद से नीचे आ गया, तो बोलेंगे एमपी की वैल्यूज छोटी हो गई है एपी से। तो यहां पर एपी को नाराजगी मिलेगी, यार तू छोटा हो गया, उदास हो गया एपी, एपी उदास हो गया तो एपी गिरना शुरू कर देगा। तो तीसरा बनता है जब एमपी छोटा है एपी से तो एपी फॉल्स, एपी फॉल्स। ये रिलेशनशिप है एमपी और एपी के बीच में। मॉड्यूल में ये डायग्राम नहीं बनाया हुआ, लेकिन इस डायग्राम से पेपर में क्वेश्चन आता है, आता है, इसलिए मैं भी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो दोस्त, ये क्वेश्चन है, यहां पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसी लाइन यूज की हुई है, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, ये कॉस्ट में पढ़ेंगे। तो सी और डी ऑप्शन गलत है, ए और बी में से आपको छाट के बताना है कि सही आंसर क्या है। 30 सेकंड दूंगा, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये रहे आपके पास दो ऑप्शन। पहले में लिखा हुआ है एवरेज प्रोडक्ट एट इट्स मैक्सिमम, एपी मैक्सिमम होता है कब, जब एमपी इज इक्वल टू एपी होता है। जब एमपी और एपी इक्वल होते हैं तो एपी मैक्सिमम होता है। पहली लाइन ये है। दूसरी, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल रिलेट टू द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन। ये लैंग्वेज भी मैंने नहीं सिखाई है, तो ऑब्वियसली ये भी गलत हो गया। यहां पर ऑप्शन ए ही सही हो रहा है। जयपुर में अनुज कहां है मैराथन, ये पीडब्ल्यू की विद्यापीठ है।
टोंक रोड बापूधाम पे, गूगल पे सर्च करोगे पता लग जाएगा, PW विद्यापीठ टोंक रोड बापूधाम और बापूनगर, बापूनगर, टोंक रोड बापूनगर। तो ए वाला ही सही आंसर है, मतलब बहुत लप्पू सही था। पहले वाले में क्लैरिटी आ रही थी कि हाँ भाई सर ने ये पढ़ाया तो यही वाला इसका आंसर होना चाहिए। तो ए के साथ ही चले जाते हैं। ज्यादातर बच्चे सही हैं, भेजे के अंदर बात सेट हो रही है। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। अगले पे आ जाएंगे। डायग्राम में आपको सिखाऊंगा, 3 थे ना ये, मैंने बता दिया एपी और एमपी कैसे पंगे लेते हैं। एमपी है ना, इससे भी पंगे लेता है, एमपी इससे भी पंगे लेता है। तो एमपी टीपी से कैसे पंगे लेता है ये देख लेते हैं। ठीक है, एमपी टीपी से कैसे पंगे लेता है ये देख लेते हैं। तो देख दोस्त, एक ही कर्व में दोनों डायग्राम बना दूंगा। पहले बनाऊंगा मैं टीपी, टीपी पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, बढ़ा दिया। फिर टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, बढ़ा दिया। फिर टीपी गिरने लग जाता है, गिरा दिया। समझ रहे हो ना, गिरा दिया, यहां से गिरना शुरू हुआ है। टीपी अपने आप में यहां मैक्सिमम मान लेता हूं, यहां से इसने अपना करवट बदली है, ये टीपी कर्व है। एमपी इससे कैसे पंगे लेता है, एमपी बोलता है कि जहां पर टीपी मैक्सिमम है यहां मैं 0 हो जाऊंगा। ठीक है, जहां इसने करवट बदली है यहां मैं मैक्सिमम हो जाऊंगा। ठीक है, यहां मैं मैक्सिमम हो जाऊंगा, यानी जब जब एमपी कर्व बनेगा, ये गुलाबी रंग का, यहां से मान लो मैंने स्टार्ट किया, ये मैक्सिमम, ये 0 और फिर नेगेटिव। तो एमपी के बारे में बोलते हैं, जो आपको बात ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट आप देखोगे, जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है तो एमपी सिर्फ बढ़ रहा होता है। एमपी के लिए हम रेट वेट का यूज नहीं करते कि कौन सी रेट से बढ़ रहा है कौन सी रेट से नहीं बढ़ रहा, ये बातें एमपी में हम नहीं मानते। ठीक है, ओके, तो हम यहां लिख देते हैं व्हेन एमपी राइज, जब एमपी राइज करता है, ये गुलाबी गुलाबी, तब टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। पहली बात हो गई। अब एग्जाम में आने वाला मोटा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं दोस्तों, जहां पर टीपी ने अपनी करवट बदली है इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोलते हैं, मैथ्स का वर्ड है। मैथ्स में बोलते हैं जब कोई कर्व अपनी रेट बदलता है, जैसे पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। इको के पेपर में आ जाता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या होता है भैया, टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है ना, वो स्टॉप हो जाता है, और एमपी इसी पॉइंट पर मैक्सिमम है। एमपी इसी पॉइंट पर मैक्सिमम है ना, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एमपी मैक्सिमम भी है, ये भी पेपर में आता है। इंपॉर्टेंट है भैया, तो इसको ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो कोई बात नहीं, हम तो रिलेशन देख रहे हैं। दूसरा रिलेशन क्या सेट हो रहा है, जब ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो एमपी फॉल कर रहा है, तो अपन लिखेंगे यहां पर दूसरा, व्हेन एमपी फॉल्स, जब एमपी फॉल कर रहा है तो टीपी के साथ क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। टीपी की रेट स्लो हो गई, होले होले हो गया, होले 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 हो गया। ओके रिपोर्ट है, कैसा हो गया, होले होले हो गया दोस्त, होले होले। ठीक है, बात समझ में आ रही है, होले होले चल रहा है मैटर। चलो जी, यहां तक मामला सॉर्टेड है। तीसरा रिलेशन देखो, टीपी जब गिर गया तो एमपी नाराज हो गया, एमपी नेगेटिव पहुंच गया, एमपी नेगेटिव पहुंच गया भैया। तो थर्ड रिलेशन है व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव, जब एमपी नेगेटिव हो गया तो टीपी के साथ क्या हुआ, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। बस टीपी इतना ही फॉल करता है, बंदे को पता लग जाता है फालतू के लेबर बढ़ाने का फायदा नहीं, टीपी नेगेटिव नहीं होता, ना ही कभी टीपी गिरकर 0 होता। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। एमपी और टीपी के बीच के मोटे मोटे रिलेशन है। एक बड़ा रिलेशन यहां पर यह सामने आता है कि जब एमपी 0 है तो टीपी मैक्सिमम है, तो यह भी पेपर में आ जाता है, व्हेन एमपी इज 0 टीपी इज मैक्सिमम। दोस्त टीपी इज मैक्सिमम। अगर मैं यहां पर तुम बोलोगे सर एपी एमपी टीपी तीनों कर्व को एक साथ बनाओ, तो वो एक साथ बनाऊंगा। एक बारी दोस्त
एक साथ बनाने से पहले आपसे पूछ लूंगा कि अभी तक आप लोगों के बीच में क्या क्या मोटे मोटे डाउट्स हैं। आदित्य बोल रहा है सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्सप्लेन कर दो। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर एमपी मैक्सिमम होता है और टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना बंद कर देता है। कोई बात नहीं कपिल देव, यहां आ रही है आपकी, ठीक है। हरिनाथ कर्व 1 टीपी है, पहले ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर फॉल करता है। स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। हेलो कभी नहीं। आईसीआई का मॉड्यूल प्रियांशी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अगर आपके पास नहीं है। हाँ योगेश सिंह, मॉड्यूल के हिसाब से एमपी 0 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन सच बताऊं मॉड्यूल ने बोल रखा है, लेकिन सच्चाई में जिंदगी में एमपी कभी 0 होता नहीं है। लेकिन इस फैक्ट को तुम साइड में रख दो, मॉड्यूल के अंदर थोड़ी हल्की इकोनॉमिक्स है, ठीक है, मॉड्यूल के हिसाब से चलना है, ठीक है। होता तो एपी भी 0 नहीं है कभी, लेकिन मॉड्यूल में कर रखा है वो 0 से स्टार्ट। हाँ साक्षी यही दिखाने वाला हूं मैं। डेट भी अभी आ जाएगा, 20 से 25 दिन लगते हैं उस वाउचर को आने में मेल पे आपके। एपी शुभम नहीं, एपी और एमपी कभी 0 नहीं हो सकते, लेकिन मॉड्यूल ने दिखा रखा है, तो मॉड्यूल आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं कि 0 हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एपी का फुल फॉर्म मयंक एवरेज प्रोडक्ट है, ठीक है। डायग्राम रोहित मैं दोबारा बना देता हूं। नहीं गुलशन, एमपी और एपी में कोई रेट का चक्कर नहीं है, किस रेट से बढ़ रहे हैं किस रेट से नहीं बढ़ रहे, कोई चक्कर नहीं है। पेपर में कर्व बना बनाया आ सकता है अभिजीत, इसलिए अब जो कर्व सिखाऊंगा वो बताऊंगा। कोमल, एपी नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता कि टीपी हमेशा पॉजिटिव रहता है, और टीपी को तुम आउटपुट से कभी भी डिवाइड करोगे पॉजिटिव वैल्यू को, तो नेगेटिव आंसर कभी आएगा ही नहीं। चेष्टा बोल रही है जब टीपी 1000 से 1000 ही था तो कांस्टेंट हुआ, तो डायग्राम में आपने उसको कांस्टेंट क्यों नहीं बोला? अरे कांस्टेंट भी बोल सकते हो, लेकिन कांस्टेंट की स्टेज पे वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम बोलने पे हम ज्यादा फोकस रखते हैं। आशु इसको करूंगा। टीपी 0 नहीं होता स्नेहा, ठीक है। तो वृषली पेटकर ने बोला, अभी आपने बोला भी था यहां पर, सर 900 से 1000 हो गया तो टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग कैसे हो गया? अरे नहीं नहीं वृषली, 900 से 1000 हुआ तो इंक्रीज तो हुआ, लेकिन वो रेट डिक्रीजिंग है, क्योंकि अभी 100 से बढ़ा है ना, उससे पहले वो 200 से बढ़ा था। अब अगर आपने वाली टेबल देखी हो तो, ठीक है। कांस्टेंट वाला राजीव नहीं लिखेंगे। टीपी कर्व 0 से क्यों स्टार्ट हुआ गुड़िया? क्योंकि गुड़िया 0 से इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि जब 0 लेबर है तो 0 टीपी हो सकता है। हाँ हर्ष हो रहा है। हाँ देव चौहान दे दोगे तो अच्छी बात है, कंपलसरी नहीं है। हाँ बिल्कुल अमित भाई, बिल्कुल सही। अरे डायग्राम तुम्हें पेपर में क्यों बनाना आएगा, एमसीक्यू वाला पेपर होता है तुम्हारा। बस आपके दिमाग में एक बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, अगर डायग्राम को समझने में कोई भसूड़ी हो रही है, कोई कंफ्यूजन हो रही हो, तो लेट इट बी, साइड रखो उस कंफ्यूजन को, क्योंकि तुम्हें डायग्राम बनाना नहीं आना चाहिए, तुम्हें डायग्राम देखकर समझना आना चाहिए। ये बना बनाकर मैं तुम्हें मुश्किलों में डालूंगा, लेकिन फाइनली तुम्हें बता दूंगा कि एग्जाम के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए। एक बार मुश्किल में तो पड़ जाओ यार, फिर पेपर में अगर डायग्राम आएगा तो बना बनाया आएगा, वो मैं तुम्हें क्लैरिटी दे दूंगा, ठीक है, वो मैं क्लैरिटी दे दूंगा, लेकिन एक बारी उस मुश्किलों से तो होकर गुजरो, कुछ चीजें पता तो लगेंगी। अभिषेक कह रहा है सर मैं नॉर्मल संपूर्णा में हूं, प्रो नहीं है मेरे पास। तो अभिषेक फिर सितंबर तक की तैयारी है आपके पास यहां पर ना, तो एक बार में क्रैक कर दो, धूमा उठा दो, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। हाँ हर्ष लिखे हुए नोट्स में है, मेंशन है, नोट्स में मेंशन है। अब देखो दोस्तों, दिले दास्तान बड़ी मुश्किल से यहां पर बयान होगी, लेकिन होगी तो सही। देखेंगे आप, कर्व यहां प्लॉट किए जाएंगे, थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन तुम्हें प्लॉट करना नहीं है एक बार, लेकिन ड्रॉ करके देख लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। पहले बनाऊंगा टीपी कर्व, ये पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ठीक है। थोड़ा और सेटल करता हूं इसको। टीपी कर्व इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ठीक है जी, फिर ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर ये फॉल हो जाता है, ये जी टीपी है ना। अब एमपी इसके साथ बनाते हैं, जहां पर टीपी मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना लेजर ले रहा हूं, जहां पर टीपी मैक्सिमम होता है यहां पर एमपी 0 होगा, होगा नहीं होगा, तो यहां से गुजरना है। जहां ये पीओआई आया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया है, यहां पर एमपी मैक्सिमम होगा, कहीं पे ही मुझे, मैं रोक दूंगा इसको, ठीक है। तो आप देखना जरा, मैं करूंगा कुछ ऐसा ही, सफेद रंग से बना रहा हूं एमपी कर्व, इधर मुझे कहीं मैक्सिमम करना है, एमपी को मैक्सिमम कर लिया। अब यहां से मुझे 0 भी करना था, तो मैं इसको
मैक्सिमम करके लाया हूं तो 0 भी ले आऊंगा, ये एमपी हो गया। अब इस बीच में कहीं ना कहीं फंसेगा कौन? एपी। एपी फंसेगा नहीं फंसेगा? बिल्कुल फंसेगा। तो बस आप एक बार ये लाइन डाल देना, आपके काम में आएगी। चलो बताऊंगा। जब एपी मैक्सिमम होता है, गुलाबी रंग से दिखाऊंगा, देखोगे आप एपी मैक्सिमम ऐसे बनेगा। एपी दोस्त, एपी और एमपी का जो रिश्ता था वो यहां पर कनेक्ट हो गया, यहां पर कनेक्ट हो गया। मेन बात तुम्हें क्या देखनी है, एमपी और एपी ने एक दूसरे को कब काटा, ये वाली मेन बात। और एमपी 0 कब है, ये वाली मेन बात। इन तीनों मेन बात से आपको एक बात पता लग जाएगा कि डायग्राम की 3 कैटेगरी हो गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। डायग्राम की 3 कैटेगरी हो गई। ध्यान रखना मैंने क्या किया, जहां पर एमपी और एपी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहां पे बीच में लाइन डाल दी। जहां पर एमपी 0 था, टीपी मैक्सिमम था, यहां बीच में लाइन डाल दी और 3 कैटेगरी बना दी। फर्स्ट वाली कैटेगरी को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्यों बोला इंक्रीजिंग रिटर्न? क्योंकि ये सारे नाम एमपी के ऊपर रखे हुए हैं। किसके ऊपर? एमपी के ऊपर। भैया एमपी राइज कर रहा था यहां पर, लेकिन थोड़ा सा फॉल भी किया। सेकंड वाली कैटेगरी को हम बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब गिरते हुए रिटर्न, ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, गिर रहा है यहां पर आउटपुट। और थर्ड वाली कैटेगरी को हम बोलेंगे फॉलिंग रिटर्न। और फॉलिंग तो सेकंड वाली को बोलते हैं, थर्ड वाली को बोलेंगे नेगेटिव, क्योंकि यहां पर एमपी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव रिटर्न। देखो जी, यहां पर 3 फेज है। फर्स्ट वाली फेज को बोलते हैं स्टेज 1, सेकंड वाली फेज को बोलेंगे स्टेज 2 और थर्ड वाली फेज को बोलेंगे स्टेज 3। इनके बारे में एक बात बोलता हूं मैं आपको, स्टेज 1 और स्टेज 3 को कुछ बोलते हैं। दोस्तों देखो, स्टेज 1 में तुम एक बात देखो, टीपी बढ़ रहा है ना, बढ़ते बढ़ते फेज में है, बढ़ते बढ़ते फेज में है, तो इसको हम बोलते हैं कि इस फेज में कोई भी धंधे वाला अपना धंधा रोकना नहीं चाहेगा, उसको बढ़ाता रहता है, वो यहां तक पहुंचना चाहता है। सेकंड फेज तक सब पहुंचना चाहते हैं, और थर्ड फेज में कोई आने को राजी नहीं होता। कोई भी धंधा अपना नेगेटिव नहीं कराएगा एमपी, कोई नहीं गिराएगा टीपी। थर्ड वाले को सबसे खराब फेज बोलते हैं। तो कोई बोलेगा सर फर्स्ट वाला तो सही है, अरे फर्स्ट वाला भी खराब है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अभी स्कोप है आगे बढ़ने का, तुम्हारे पास अभी स्कोप है आगे बढ़ने का। तो यहां पर आगे बढ़ने का स्कोप है, इसलिए ये भी बेकार है। यहां पर सब खराब हो जाता है, ये भी बेकार है। इसलिए कोई भी धंधे वाला बंदा स्टेज 2 में ही रहना चाहता है, जिंदगी भर इसमें रहेगा भैया। हाँ, क्योंकि हम अपना मैक्सिमम यहां पर दे पाएंगे, इधर टीपी मैक्सिमम होगा। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से बता रहा हूं आपको मैं। स्टेज 1 और स्टेज 3, इन दोनों को बोलते हैं स्टेज ऑफ एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी यानी नॉनसेंस। नॉनसेंस की स्टेज है ये। यहां पर कोई धंधा, कोई भी बिजनेसमैन यहां पर नहीं आना चाहता। दोनों में, 1 में है तो 2 में जाना चाहेगा, 3 में है तो वापस 2 में जाना चाहेगा। तो इसलिए स्टेज 2 को बोलते हैं स्टेज ऑफ ऑपरेशन। एक बार रुक जाओ, अगर क्लैरिटी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, आपको मॉड्यूल से डायग्राम दिखाऊंगा, क्योंकि आपको डायग्राम बनाना नहीं, देखना आना चाहिए। दोस्त देखना आना चाहिए आपको डायग्राम, कि डायग्राम में क्या दिख रहा है। डायग्राम में 3 स्टेज दिख रही हैं, सबसे बड़ी बात यही है। अभी मैं आपको एक रिवीजन भी दे दूंगा, उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है ये आपका। हाँ जी, देख भाई, इसमें एमपी और टीपी का रिलेशन दिया है, लेकिन दोस्त ये एमपी, ये एपी, ये डायग्राम नहीं बनाया इसने, हमने डायग्राम बना के समझ लिया, थोड़ी क्लैरिटी हो जाती है। ठीक है, ये रहा डायग्राम भाई।
अब देखो इसके अंदर डायग्राम के अंदर ज्यादा ही पंगे लिए हुए हैं, ढंग से देखना जरा। डायग्राम में एक तो ये लाइन है, ये लाइन ऐसे ही खींच रखी है, कोई फालतू की लाइन है ये, ध्यान रखना फालतू की लाइन है, ठीक है। इस लाइन से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, उसने एमए खींच दी, डायग्राम उसको ठीक बनाना था। अब स्टेज 1 भी देखो, जहां पर एमपी और एपी ने एक दूसरे को कट किया है, यहां लाइन डाल दी, इससे इधर की स्टेज 1 है। और जहां पर एमपी 0 था, टीपी मैक्सिमम था, यहां लाइन डाल दी, ये स्टेज 2 है। और बाकी जो बचा वो स्टेज 3। स्टेज 3 में आपको सबसे बड़ी बात देखनी है, टीपी गिर रहा है, एपी भी गिर रहा है और एमपी नेगेटिव हो गया। स्टेज 3 में टीपी भी गिर रहा है, एपी भी गिर रहा है और एमपी गिरते गिरते नेगेटिव हो गया। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है स्टेज 3 में क्या होता है, तो ये पॉइंट आपको नोट करना है अपनी कॉपी के अंदर, ये पॉइंट आपको नोट करना है अपनी कॉपी में कि स्टेज 3 में क्या होता है। अब स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में ये टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और एपी फॉल हो रहा है, एपी फॉल हो रहा है, एमपी भी फॉल हो रहा है। ये तीनों बातें हो रही है, यहां से पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। पेपर में क्वेश्चन पता क्या आता है कि ये जो एपी है ना, ये एमपी से अभी भी ऊपर है। स्टेज 2 में ये एपी है, ये एमपी से अभी भी ऊपर है। देखो ये एपी है, ये एमपी है, तो यहां एपी इज मोर देन एमपी है। भाई ये नोट कर लो, स्टेज 3 में एपी इज मोर देन एमपी होता है, ये नोट कर लो। चलो जी स्टेज 1 में आ जाते हैं, क्या क्या हो रहा है। पहली बात तो टीपी की बात करें, ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है यहां तक, कहां तक, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक, लेकिन ये थोड़ा सा डिक्रीजिंग रेट से भी इंक्रीज हो गया यहां पर। तो आप ध्यान रखना, 12th क्लास में ऐसा नहीं होता था, 12th क्लास में सिर्फ यहां तक होती थी स्टेज 1। 12th क्लास में ट्रेडिशनल अप्रोच थी, ये थोड़ा नया है, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से भी इंक्रीज होता है थोड़ा सा। चलो जी आगे बातें आती है। एमपी यहां पर दिख रहा है आपको, राइज भी हो रहा है और थोड़ा सा फॉल भी हो गया। एपी यहां पर सिर्फ राइज हो रहा है, तो आपको कौन राइज हो रहा है कौन फॉल हो रहा है, एपी भी राइज हो रहा है, एमपी राइज भी हो रहा है, एमपी राइज भी हो रहा है, फिर फॉल भी हो रहा है। लेकिन दोस्त ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है यहां पर, ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि एमपी इज मोर देन एपी है, ये ऑब्जर्व करना है। स्टेज 1 में ये ऑब्जर्व करना है, स्टेज 2 में ये ऑब्जर्व करना है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, मेरे फेवरेट क्या है एग्जाम में, मेरे फेवरेट क्वेश्चन क्या है आपको बताता हूं, ये सब इरेज कर देता हूं, आपके पास सेव भी हो जाएगा। अब देखो मेरा फेवरेट क्या है, पॉइंट नंबर 1 एग्जाम में आता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे क्या हो रहा है। आपको डायग्राम देखना ना चाहिए, फिर से बता रहा हूं दोस्त, अपनी अप्रोच बदलो, अपनी अप्रोच बदलो। फेज 1 के अंदर आपको दिख रहा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहां पर क्या होता है, यहां पर टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना बंद कर देता है और एमपी मैक्सिमम होता है। बस 2 पॉइंट है इन्फ्लेक्शन के बारे में, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वैसे ये भी उसका ही सिमिलर है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, स्टेज 1 के अंदर एमपी इज मोर देन एपी होता है, ये दोनों ऑब्जर्व कर लेना। स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में राज्य ये एपी है, ये एमपी है, एपी इज मोर देन एमपी होता है, सबसे बड़ी बात। स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 3 में सब गिर रहे हैं, एमपी नेगेटिव होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। बस ये पॉइंट्स टू बी नोटेड है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अगला पॉइंट मेरा है, जब टीपी मैक्सिमम होता है तो एमपी 0 होता है, ठीक है। और कितने पॉइंट हो गए, एक इन्फ्लेक्शन का हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। अब छठा पॉइंट नोट कर लेना, ये इसका इस डायग्राम से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन इसको समझो, ये जो है ये वो पॉइंट है जहां पर एमपी और एपी बराबर है, एमपी और एपी बराबर है। जब एमपी एपी बराबर होते हैं तो एपी इससे ऊपर नहीं जाता कभी भी, एपी यहां पर मैक्सिमम रहता है। बस ये पॉइंट टू बी नोटेड है दोस्तों, ये 7 पॉइंट्स कर लो, यहीं से पेपर में क्वेश्चन आएंगे। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को बोलते हैं कि ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम है, समझे। ये डायग्राम है और आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए। छुट्टी कर दूंगा, 5 मिनट में करूंगा दोस्त, छुट्टी कर दूंगा, 5 मिनट में करूंगा, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 फेज होते हैं। पहली स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरी स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ
डिक्रीजिंग रिटर्न, यहां मुझे काटना होगा इसको, ठीक लिखूंगा, स्टेज ऑफ, ज्यादा ही पतला हो गया क्या, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और स्टेज 3 को बोलते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। अब इन तीनों के यहां पर रीजंस लिखे हैं, रीजंस कि स्टेज 1 के पीछे क्या कारण है, स्टेज 2 के पीछे क्या कारण है, स्टेज 3 के पीछे क्या कारण है। आपको ओवरऑल कैसे समझना है, आपको ओवरऑल कैसे समझना है, देखो दोस्त ऐसे समझना है। मान लो लिमिटेड लैंड है, इस पे लेबर आए जा रही है, आप फिक्स लैंड पे लेबर को इंक्रीज करते जा रहे हो, तो शुरू में तो फायदा होगा। लैंड फिक्स है, लेबर तुम्हारी वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, अच्छे संबंध है बढ़िया लेवल के। तो आप यहां कह सकते हो, अभी कराऊंगा एमसीक्यू भी, आप यहां कह सकते हो कि स्टेज 1 के जो रीजन है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैक्टर्स हैं इनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन है, और जो फिक्स्ड फैक्टर है आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि फिक्स फैक्टर लैंड है, ये तो खाली थी, तुम लेबर ला रहे हो तो इसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, राइट, ये रीजन है। दूसरा दोस्त, मेरा जो यहां पर लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब लेबर को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि जो स्पेशल काम जानता है उसको वो काम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी खाली है अभी, फैक्ट्री की बात, कंपनी की बात करो, कंपनी खाली है अभी, एक बंदा आया, ये अलग पांडे सर है पीडब्ल्यू के अंदर, ये आए, इन्होंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट खुद देखना शुरू किया। फिर प्रतीक माहेश्वरी सर आए, इन्होंने बोला सर मार्केटिंग मैं देख लूंगा, प्रोडक्ट तो एजुकेशन है ये आप देख लेना, ह्यूमन रिसोर्स भी मैं देख लूंगा, फाइनेंस आप देख लेना। तो काम डिवाइड हो गया, दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। तो अब पहले से अच्छा काम होगा। फिर एक और एम्प्लॉय आया, इसने बोला सर मैं एचआर का काम देख लूंगा, एक और एम्प्लॉय आया, सब एक एक काम देख रहे थे। तो काम बेटर कैसे हुआ? जब एम्प्लॉय बढ़ते गए, वो इस तरीके से डिवाइड हुए कि हर एक बंदा स्पेशलाइज है अपने काम में, तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, काम बेहतर तरीके से होगा, बहुत फास्ट रेट से बढ़ेगा, राइट, ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर लैंड फिक्स रह जाए ना, अगर कोई फैक्टर फिक्स रह जाए और तुम्हारी लेबर बढ़ती रहे, दे दनादन लेबर बढ़ती रहे, तो ये नुकसान देगा, क्योंकि लैंड तो फिक्स है, लैंड फिक्स है, तुम लेबर पे लेबर बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो लेबर, राइट, तो तुम्हारे प्रोडक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी। यहां पर इंपरफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी आ जाएगी, यानी मतलब पहले दो फैक्टर है, लैंड और लेबर, तो यार जितना काम लेबर सब्स्टिट्यूट कर सकता था लैंड के लिए, लैंड अब उतनी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती लेबर के लिए। अरे मतलब क्या, यहां पर रिप्लेसमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट मतलब समझो, अभी क्या है, ये खाली है, फिक्स फैक्टर लैंड है, लेबर इस पे आई, तो जितना यहां पर लेबर काम कर रही है, एक और लेबर आकर यहां पर इसके वर्क को सब्स्टिट्यूट कर सकती है। जैसे कि ये चारों काम संभाल रहे थे, ह्यूमन रिसोर्स का भी, मार्केटिंग का भी, प्रोडक्ट का भी, फाइनेंस का भी, अब यहां पर कोई बंदा आके इनका काम ले सकता है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है, राइट। लेकिन बंदे और बढ़ जाएंगे तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं हो सकती। कितना काम बांटोगे भाई, काम खत्म करोगे क्या इसका, है ना, वो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं आ सकती। आप इसको बार बार इसके काम को रिप्लेस नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, एक हद तक कर सकते हो, राइट। अगला आ जाओ, अगला फिर इनका पुअर कोऑर्डिनेशन हो सकता है। वैसे देखो अब तो भाई, अपने मैंने पीडब्ल्यू का एग्जांपल दिया, यहां लैंड तो बढ़ रही है तो यहां पर ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, लेकिन उस छोले भटूरे वाले भैया के पास आ सकती है जिसकी लैंड फिक्स है, ठीक है, इन दोनों के बीच का तालमेल खराब हो जाएगा। लेकिन थर्ड वाली स्टेज सबसे गंदी है, एमपी यहां पर नेगेटिव हो जाता है, यहां पर एक्सेसिव वेरिएबल फैक्टर्स आ गए हैं, ये रीजन है, यानी इतने सारे वेरिएबल फैक्टर आ गए हैं भैया, जमीन पे बोझ हो गए हैं लेबर, ऐसा मान लो, तो सब खराब होना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा रीजन यही है। और आपको जानना है स्टेज 2 स्टेज ऑफ ऑपरेशन कहलाती है, यहीं पर बंदे काम करना चाहते हैं, स्टेज 1 और 3 में नहीं। ओके, रिपोर्ट है बस। दिस इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये कहां अप्लाई होता है? चार सिचुएशन है, आप खुद पढ़ोगे, 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको, बताओ जरा आंसर क्या होना चाहिए, बताओ जरा आंसर क्या होना चाहिए। वेरी गुड चारू, बहुत बढ़िया।
थोड़ी कंफ्यूजन होगी, थोड़ी सी चीज अपने हाथ से लिखनी पड़ेगी, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे मुश्किल चीजों को, तब तक यह मत मानना कि तुम असली की मेहनत कर रहे हो। असली की मेहनत यही कहलाती है कि तुमने अपने हाथ से भी लिखा है चीजों को। और अगर इसको 2 से 3 बार लिखोगे तभी बात बन पाएगी भाई, एक बार में बात नहीं बनेगी, 2 से 3 बार ये रिलेशन लिखने पड़ेंगे जो आज की क्लास में हुए हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं क्वेश्चन करा के भी दिखाऊंगा आपको। ऑब्वियसली अभी क्वेश्चन कराऊंगा, मॉड्यूल से उठा के क्वेश्चन कराऊंगा ताकि सही भी रहे। हाँ यार, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे और मंडे, इको की मंडे को छुट्टी है। मंडे को छुट्टी है, अगर मैं मंडे को टाइम पे पहुंच गया तो क्लास ले लूंगा, नहीं तो छुट्टी है। वेरी गुड खुशी, बहुत बढ़िया, नोट्स बना रहे हो तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। ये सिर्फ शॉर्ट रन में काम करता है, लॉन्ग रन में काम नहीं करता। दिस इज द आंसर। ए के लिए जाएंगे और टिक करेंगे, सबसे ज्यादा बच्चे यहां सही है। लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराना चाहूंगा दोस्तों, मॉड्यूल है, मॉड्यूल के ऊपर बात करेंगे, इसके जो एमसीक्यू दिए हुए हैं उस पर आएंगे। देखो दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर 56 है। आप बोल रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बिलो एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब क्या शो करता है ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है। यहां पर इधर नंबर ऑफ वर्कर दिए हुए हैं, लेबर के बारे में, आउटपुट दिया हुआ है मतलब टीपी। ठीक है, आप देखो एमपी निकाल के देख लो, स्टार्टिंग में डैश, फिर 0 और 23 में 23 का डिफरेंस, फिर 17 का डिफरेंस, फिर 10 का डिफरेंस। आप देख रहे हो कि यहां पर जो गैप है वो धीरे धीरे फॉल हो रहा है, धीरे धीरे फॉल हो रहा है गैप, राइट, धीरे धीरे फॉल हो रहा है। तो एमपी बेसिकली फॉल कहां होता है, ये स्टेज 2 में फॉल होता है, राइट, स्टेज 2 में फॉल होता है। और आप यहां देखोगे टीपी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, राइट। लेकिन आपको कुछ कमेंट बतानी है यहां पर कि क्या एग्जिबिट करता है। यहां लाइन लिखी है, क्या एमपी कांस्टेंट है? नहीं, कांस्टेंट तो नहीं है भैया। क्वेश्चन में देखो टीपी दिया हुआ है, ऑप्शन में एमपी है, तो एमपी दिया हुआ है तो एमपी कैलकुलेट कर लो। 17, 23, 17 और 10 गिर रहा है, तो डिमिनिशिंग एमपी है, एमपी गिर रहा है। हाँ, लेबर की एमपी है, लेबर से ही निकालते हैं, तो बी वाला यहां राइट आंसर हो जाएगा। एमपी की वैल्यू फॉल हो रही है, कोई स्टेज की बात नहीं की है इसने, वैसे मैं ऐसे ही बता रहा था, लेकिन ये वाला यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है जी, ओके। लो जी दोस्त, क्वेश्चन पूछा हुआ है, एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड। एपी की डेफिनेशन क्या है भाई? एपी को तो हम ऐसे करते हैं ना, एपी होता है टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर, पर यूनिट आउटपुट होता है ये। तो लिखा हुआ है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। अबे ये तो पढ़ा ही नहीं है, अभी तो आगे आएगा। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एमपी, ये भी नहीं होता। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यस, लेबर बेसिकली मान लेते हैं इसको। दिस विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला 62 है, क्वेश्चन नंबर 62। आप देखोगे कौन सी लाइन सही है, कौन सी लाइन सही है। 4 लाइनें हैं, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, 4 लाइनें हैं, ये आपको पढ़नी है। इसका सही आंसर दो, मैं आपको दे देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा 1 मिनट, क्योंकि पढ़ने में भी आपको टाइम लगेगा। 1 मिनट हो गया दोस्तों स्टार्ट। आपको फिर से बता रहा हूं, ये बताना है कि कौन सी लाइन ट्रू है। जल्दी करेंगे बच्चे, रीड करो जरा इसको। प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए दोस्त, प्यार चलना चाहिए।
चलो 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 चलो, सुपर फास्ट बनो। एक एक करके मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। क्या बोल रहा है? कहता है आफ्टर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन मतलब वो कर्व की बात कर रहा है सबकी। अ ग्रेटर यूज ऑफ द वेरिएबल इनपुट इंड्यूस रिडक्शन इन द एमपी। कहता है एमपी में गिरने का कारण ये होता है कि आप वेरिएबल इनपुट को हद से ज्यादा इंक्रीज करने लगते हो। आप लिमिटेड लाइन पे ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज कर रहे हो तो एमपी धीरे धीरे करके गिरने लग जाएगा। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद ही गिरता है बेसिकली। यस, ऐसा ही होता है। बिफोर रीचिंग द इनएविटेबल पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग एमपी। इनएविटेबल पॉइंट वो होता है जहां पर एमपी मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसे ही है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। इनएविटेबल मतलब जिसको हम इनवाइट नहीं करते वो चीज। कहता है बिफोर रीचिंग द इनएविटेबल पॉइंट ऑफ एमपी, जैसे मान लो एमपी कर्व ये है, तो इस पॉइंट पर रीच करने से पहले की बात कर रहा है। द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑब्टेन्ड कैन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। कहता है कि इस पॉइंट पर पहुंचने से पहले आउटपुट की क्वांटिटी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती है। यस, टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है यहां तक, तो है ना, ये भी ठीक है क्योंकि यहां तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है जी। द फर्स्ट स्टेज कॉरेस्पॉन्ड द रेंज इन विच एपी इंक्रीजेस बाय यूटिलाइजिंग इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट। कहता है फर्स्ट स्टेज के अंदर एपी राइज हो रहा होता है क्योंकि हम वेरिएबल इनपुट को बढ़ा रहे होते हैं। अरे हाँ, वेरिएबल इनपुट को तो बढ़ाएंगे, ये तो बढ़ ही रहे होते हैं, चाहे शुरू में बोलो चाहे बाद में बोलो, लेबर तो बढ़ाए जा रहे हैं। ये लैंग्वेज आपको फंसाने के लिए देता है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर एपी बढ़ता है। जी हाँ बढ़ता है, वो डायग्राम देख के समझ में आ जाता है। तो दोस्त ऑल ऑफ द अबव यहां पर करेक्ट है। काफी बच्चों ने नकल भी मार ली होगी। ठीक है, हाँ क्या डी वाले के साथ जाएंगे, उसको सही करेंगे। हाँ, ज्यादातर बच्चे यहां पर सही हैं। ठीक है ना, जो मुश्किल आना था मैंने वो बता भी दिया। अब देखो दोस्त, यहां पर तुम्हें फसावट भी आ सकती है। कहता है मार्जिनल प्रोडक्ट मैथमेटिकली इज द स्लोप ऑफ, किसका स्लोप है? देखो दोस्त, एमपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा वेरिएबल फैक्टर। ये एमपी कर्व, जैसे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप एमआरएस होता है ना, बजट लाइन का स्लोप प्राइस रेशो होता है, ऐसे ही टीपी कर्व का स्लोप एमपी होता है। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। टीपी कर्व का स्लोप एमपी होता है, आप इसको याद कर लेना क्योंकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि कैसे निकालते हैं किसी भी स्लोप को, वो ट्रिग्नोमेट्री टेन थीटा से निकलता है, उतना मैं जाना नहीं चाहूंगा। ठीक है, तो एमपी किसका स्लोप होता है? टीपी कर्व का स्लोप होता है। अब कोई पूछेगा सर एमपी का स्लोप क्या होता है, एपी का क्या स्लोप होता है? वो नहीं है तुम्हारे कोर्स में। ठीक है, ठीक है जी। अगला बोल दिया भैया। कहता है ये क्वेश्चन भी अच्छा है। कहता है सुपोज द फर्स्ट 4 यूनिट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट जनरेट कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट मतलब टीपी। कहता है वेरिएबल इनपुट की स्टार्टिंग की 4 यूनिट, मान लो लेबर की 1 2 3 4 यूनिट है, इससे टीपी कितना हुआ ये दिया हुआ है 200 350 450, 200 350 450 और 500। ठीक है जी। तो बोलता है मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करो थर्ड यूनिट ऑफ इनपुट पे। तो कह रहा है एमपी निकालो कहां, यहां, इधर निकालना है एमपी थर्ड यूनिट ऑफ इनपुट पे। तो आप प्यार से निकाल लेना, सामने वाली वैल्यू माइनस पीछे वाली वैल्यू, 450 में से 350 माइनस करो 100 आएगा। तो बच्चा यहां 100 निकाल लेगा, बी वाले को सही कर देगा और बोलेगा बल्ले बल्ले। क्या बोलेगा? बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले बोलेगा नहीं बोलेगा? है ना। चलो जी ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चंस जो तुम्हें दिल का दर्द दे सकते थे मैं उनको डिस्कस कर रहा था। बस एक और क्वेश्चन ले लो, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा दोस्त मेरे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न ऑफ द फर्स्ट 4 यूनिट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट। कहता है लेबर की फर्स्ट 4 यूनिट 1 2 3 4 लगाई है। तो आप बताओ, यहां पर क्वेश्चन के अंदर टीपी दिया है, ये सारी वैल्यू टीपी की है, ये सारी वैल्यू टीपी की है। बस आपको यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन फॉलिंग एमपी को दिखा रहा है।
किसको? फॉलिंग एमपी को। तो आपको यहां पर टीपी लिखना है और बार बार एमपी कैलकुलेट करके देखना है। जहां पर एमपी फॉलिंग होगा वो बता देना, लेकिन हम थोड़ा फास्ट है तो हम देख लेंगे। भाई यहां टीपी की वैल्यू सेम है तो यहां पर एमपी इनका डिफरेंस है 0 0 आएगा, तो एमपी तो यहां हर जगह 0। इधर निकालेंगे 50 और 110 का डिफरेंस 60, 110 और इसका 70, तो ये बढ़ रहा है, इसको भी कैंसिल करो। ये 50 और 100 का डिफरेंस 50, 100 और 150 का डिफरेंस 50, इसका भी डिफरेंस 50, ये कांस्टेंट है, हमें तो एमपी फॉलिंग चाहिए। इधर 50 और 90 का डिफरेंस 40, 90 और 120 का डिफरेंस 30, 120 और 40 का डिफरेंस 20, यस 40 30 20 ये गिर रहा है, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और एक कैडा सांग हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो भैया, बहुत मुश्किल क्वेश्चन की काउंटिंग में आता है। बच्चे तुम इसके डाउट बोलोगे सर कराया नहीं, तो इस वजह से आपको ये करा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये टोटल प्रोडक्ट कर्व बना रखा है, देखो ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, ये टीपी कर्व बना रखा है, टोटल आउटपुट या टीपी एक ही बात है। यहां बोल रहा है, बोल क्या रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, डायग्राम को देखकर बात करनी है। तो यहां बोल रहा है भाई, क्वेश्चन पढ़ेंगे, द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ लेबर इज डैश। कह रहा तीसरी लेबर, ये लिखिए लेबर, ये रही लेबर, तीसरी लेबर पर एमपी कितना है, कैलकुलेट कर ले जरा। तीसरी लेबर पर एमपी कितना है, लेबर 1 2 3, यहां कैलकुलेट करना है। तो टीपी देखेंगे और यहां एमपी देखेंगे। राजे ये वाला एमपी कैसे निकलेगा थर्ड यूनिट पे, तो टीपी थर्ड यूनिट पे जितना है माइनस सेकेंड यूनिट पे जितना है, तो टीपी थर्ड यूनिट पे कितना है, थर्ड यूनिट पे टीपी ये रहा, क्योंकि टीपी कर्व है ना, तो टीपी तो दिख जाएगा 20 है, इधर अपन लिख दिया थर्ड यूनिट पे 20 है। सेकेंड यूनिट पे देखना जरा, सेकेंड यूनिट पे टीपी कितना है, 14 है, तो 14 है, तो भाई 20 में से 14 माइनस कर दे 6 आएगा, तो एमपी तो 6 आएगा भाई यहां पर, ठीक है। आगे बोलता है द एमपी ऑफ द लेबर इज नेगेटिव। लेबर मतलब लेबर के ही एमपी होते हैं सारे, क्योंकि लेबर को यूज कर रहे हैं। एमपी नेगेटिव कब होगा भाई, कॉन्सेप्ट बोलता है एमपी नेगेटिव तब होता है जब टीपी फॉल करता है, जब टीपी फॉल करता है। कितनी लेबर, 1 2 3 4 5 6, 6 तक लेबर दी हुई है ना, 4 5 6 यहां लिख लेते हैं। 6 पे टीपी कितना है, यहां देखो 6 पे टीपी कितना है 20, ओके। 5th पे टीपी कितना है, ये देखो 25। आप 6th पे अगर एमपी निकाल के देखोगे तो 20 माइनस 25 माइनस 5 आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। तो आपसे इसने एमपी की वैल्यू नहीं पूछी, देखो कितना चालाक है, यहां -5 नहीं पूछा इसने, इसने यहां पूछा है एमपी कौन सी यूनिट पे, कहां गया यूनिट पे, तो ये 6ठे नंबर की यूनिट है, तो यहां 6th लिखना, 6th, तो इधर 6 इधर 6th, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब मैं इसको क्लियर करता हूं, 6 और 6th। देखो जी भैया, यहां लिखा है 6 और यहां लिखा है 6th, ये वाला आंसर होगा, दिमाग घूम जाता है, दिमाग घूम जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर देना है। अब सारे बच्चों का प्यार चाहिए होगा एक बारी, प्यार में कोई कमी नहीं है भाई, 5 में से 6 स्टार तुम दिए जा रहे हो, बहुत प्यार करते हो, मेरे को पता है, ठीक है। लिटरली लविंग, बहुत लविंग बैच है, बहुत अच्छा बैच है, इतना प्यार मिल रहा है तुमसे कि मजा ही आ रहा है दोस्त। देखो जी मैंने आपको कराया क्या, आफ्टर ऑल देख लो, प्रोडक्शन फंक्शन 2 तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट रन वाला जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर आप लॉ ऑफ वेरिएबल इनपुट भी बोल देना। दूसरे वाला लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल होता है, इसकी ही गेम है इसमें पूरे में। जो कॉब डगलस वाला है उसने सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया। जो आप पढ़ते हो टीपी एमपी एपी सब इसके लिए पढ़ते हो, इसके लिए हम ऐसे वर्ड का यूज ही नहीं करते, इसके लिए हम सिर्फ आउटपुट आउटपुट बोले जाते हैं और कुछ नहीं, बस कहानी खत्म। तो इन दोनों के अंदर ये एक बेसिक डिफरेंस है। नहीं अक्षत भाई क्या बात कर रहे हो, ठीक है मेरे दोस्त। तो भाई आज के सेशन में हमने प्रोडक्शन फंक्शन की यूनिट खत्म करी है। अगली क्लास में यानी ट्यूसडे से हम करेंगे कॉस्ट शुरू।
तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। किसी बच्चे का अगर थोड़ा बहुत बैकलॉग भी हो तो प्लीज उसको कवर अप कर लेना, और लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो टॉपर है आज के क्लास में प्रखर, फिर मानसी, फिर हरियाणा सरकार, अमन, ज्ञानेंद्र, रोहित, गुलशन, प्रियांशी, प्रभजोत और क्रिश। दीज आर द टॉपर्स इन टुडेज क्लास। लव यू एवरीवन, ठीक है यार। मन तो करता है हंसगुल्ले करूं, थोड़ा बातें करूं, लेकिन पता है क्या, तुम्हारे एग्जाम की थोड़ी सी मैं अपने दिल की प्रॉब्लम बताता हूं। दिल की प्रॉब्लम देखो दोस्त, ये जो एग्जाम है ना, सीए फाउंडेशन की हिस्ट्री में बहुत ही यूनिक लेवल का एग्जाम होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम में तैयारी का समय तुम्हें बहुत कम मिला है। एक तो आईसीआई ने बहुत बाद में डिक्लेयर किया कि तुम्हारा सितंबर में भी पेपर हो सकता है, फिर बच्चे उसको करने भी लगे, राइट। तो हमें सिलेबस सही समय पे खत्म करना होगा, और दोस्तों उसके लिए हो सकता है कि हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आपके लिए बेहतर वही रहेंगी, वही अप्रोच है ना। तो बढ़िया लेवल पे चीजों को रखो, लेकिन बार बार बोल रहा हूं बैकलॉग मत होने दो। बैकलॉग होगा तो नुकसान होगा। अगर अभी भी बैकलॉग हो गया हो तो कुछ दिन है तुम्हारे पास, 3-4 दिन में काफी हद तक तो बैकलॉग क्लियर करो आप। पेपर कैसा आने वाला है शाकिर भाई वो सब बताऊंगा अटेम्प्ट से पहले, टेंशन मत लो उस चीज की, पहले कोर्स कंप्लीट करने पे ध्यान देंगे। और डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सीरियस होने वाली बात है। डरेगा कोई नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं भाई, इकोनॉमिक्स में तो डरने नहीं दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। लव यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।